क्वेश्चन नंबर 1। तो स्ट्रेट ट्री का क्वेश्चन हमने क्लास में किया था। सेम क्वेश्चन है। बस पूछने उसमें कुछ और चीज पूछी गई थी, कुछ और चीज पूछी गई। पूछ तो वो कुछ भी सकता है, बाकी स्टोरी सेम है। ए वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 12 मीटर हाई। तो देखो, मैंने कहा पेड़ है 12 मीटर हाई है, टूट गया। क्या कहा मैंने? एक पेड़ है, कितना हाइट है उसकी, और वो टूट गया। तो वो 12 मीटर हाइट उसके टूटने से पहले की, एक ही बात की है, पहले की है। मैं कहूँ 12 मीटर का पेड़ टूट गया, तो 12 मीटर उसकी हाइट पहले होगी कि बाद में होगी? ये पूछ रहे थे कई बच्चे कि सर ये 12 मीटर पहले की है कि बाद में। तो ये तो कॉमन सेंस है ना। तो 12 मीटर यानी ऑलरेडी उसकी हाइट थी। इन सच ए वे दैट इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। वही सेम चीज है। लेट से कि ये थे ट्री, और ये टोटल कितना है? 12 मीटर है। टोटल कितना है? 12 मीटर है। अब ये टूट गया किसी एक पॉइंट से। सो लेट से किसी भी एक पॉइंट से इसको तोड़ दो, मान लो कि वो यहां से टूट गया। तो यहां से टूट गया तो किस तरीके से बैंड हो गया कि इसका जो टॉप वाला, ये वाला जो सिरा है, वो घूम के ग्राउंड पे टच हो गया, राइट? ऐसे ही किया था क्लास में भी। तो ये इस तरीके से टूट गया, ग्राउंड पे टच हो गया, ग्राउंड पे वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऐसा गिवन है क्या? बोलो। है ना? सो लेट से कि वो पहले था ए बी, या यहाँ पे ले लो, इसको ले लो ए बी, ए बी को ले लो सी, और इसको ले लो डी। ठीक है, डन। अब सवाल क्या है? फाइंड एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक। क्या पूछ रहा है कि ग्राउंड से कितनी हाइट ऊपर से पेड़ टूटा था। ग्राउंड से कितनी हाइट ऊपर से पेड़ टूटा था। तो यहां पे इस फिगर के हिसाब से क्या पूछा है आपसे? ए बी पूछा है, ए सी पूछा है बी सी पूछा है, ए डी पूछा है, क्या पूछा है बताओ? क्या पूछा है? ए डी। ग्राउंड से कितना ऊंचाई पे पेड़ टूटा, यानी कि जहां से पेड़ टूटा, जिस पॉइंट से पेड़ टूटा, वो पॉइंट ग्राउंड से कितना ऊंचा था। तो ए पॉइंट से वो टूटा था। दैट मीन्स ये ए पॉइंट ग्राउंड से कितना ऊंचा है। दैट मीन्स ए बी की ऊंचाई पूछिए, या यूं कहें लेंथ ए बी पूछिए आपसे। तो जो बुक में सवाल है उसमें ये टोटल 12 मीटर गिवन नहीं था हमको। लेट से एक तरीके से उल्टा मान लेते हैं कि बुक में ऐसा था कि ए बी गिवन था और टोटल पूछा था, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंजेस हो गया कि टोटल गिवन है और टूटने के बाद की हाइट पूछी है। समझ गए? क्लियर है? अब ये 12 मीटर है टोटल। ए बी और ए डी ये टोटल मिला के 12 मीटर है। तो जो ए डी है वही ए सी है, बोलो। जो ए डी है वही, बोलो, ए सी है। तो जो हमसे पूछे उसी को एक्स मान लें। तो लेट से ए बी को मैंने एक्स माना, एक्स मीटर। तो बचा हुआ ऊपर ए डी कितना आया? 12 - एक्स हो गया, हो गया, हो गया। अब अगर ऊपर ए डी 12 - एक्स हो गया तो ए सी बी 12 - एक्स हो गया, क्योंकि ए डी और ए सी तो बराबर है। ठीक है। तो क्या क्या पता चला यहां से? ये पता चला कि टोटल बी डी कितना था, 12 मीटर, ये गिवन है। ये गिवन है ना? आगे बोलो। हमने किसको एक्स एक्स माना? जो हमसे पूछा गया उसको, उसी को एक्स मान लिया। सॉल्व तो हो जाएगा, बट फिर वो फाइनल जो एक्स की वैल्यू आएगी वो मेरा फाइनल आंसर नहीं होगा। और अभी मैंने एक्स उसी को माना है जो पूछा गया है, तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब एक्स की वैल्यू सॉल्व होने के बाद भी एक दो स्टेप्स और अभी चलेगा सवाल, अगर हम किसी और को एक्स मानते हैं तो। लेकिन जो चीज पूछी जाए उसी को एक्स मान लिया जाए तो एक्स सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व, वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो हमारा थोड़ा टाइम एंड एफर्ट बच जाता है, राइट? ए बी को एक्स मानते ही जो ए डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बोलना? 12 - एक्स मीटर हो जाएगा। और ए डी अगर ये है तो ए सी तो ए डी के बराबर है। ए सी ए डी दोनों बराबर है, यानी दोनों कितने मीटर के हो जाएंगे? 12 - एक्स मीटर, राइट? एंगल, ट्राइंगल ले लो। नाउ इन ट्राइंगल, विच ट्राइंगल? एबीसी। ये 90 डिग्री है ही। एक ही राइट एंगल ट्राइंगल है, और तो कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ही नहीं, तो वही लेंगे। एंगल एबीसी कितना है? 90 डिग्रीज। एंगल ए सी बी कितना है? 60 डिग्रीज। और क्या गिवन है? ए बी गिवन है कितना? एक्स मीटर। और हाइपोटेन्यूज कितनी गिवन है? ए सी, बोलो। 12 - एक्स मीटर। ओके। अगर मैं 60 डिग्री थीटा इसको कंज्यूम करूं तो ये है मेरी अपोजिट साइड, ये है मेरी एडजेसेंट साइड, और ये है मेरी हाइपोटेन्यूज। तो इस सवाल के हिसाब से
कौन सी दो साइड्स हैं जो ली गई है? एक तो एक्स और एक 12 - x, यानी अपोजिट और हाइपोटेन्यूस ली हुई है। और अपोजिट और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बनता है? साइन में बनता है। तो साइन सी करेंगे हम, एंगल सी पे थीटा है तो क्या फॉर्मूला है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय, बोलो, हाइपोटेन्यूस। अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो साइन सी, व्हाट इज एंगल सी गिवन हियर? 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री, एंड व्हाट इज द अपोजिट साइड हियर? ए बी। एंड व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज हियर? ए सी। फाइन, इम्प्लाइज। तो साइन 60 डिग्री कितना बनता है? √3/2। और ए बी, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है? नहीं होता है? होता है? पक्का? कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा जवाब के अंदर, है? ओके, ए बी कितना है? एक्स अज्यूम किया है, और उससे ए सी कितना निकला है? 12 - x। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो एक्स की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, और एक्स सॉल्व होते ही इक्वेशन भी सॉल्व हो जाएगा। हो जाएगा? कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, बोलो। सो 2 × x, 2x, इधर 12 × √3, 12 √3, माइनस x इंटू √3, √3x। तो √3x को उधर बुलाओ, तो 2x प्लस √3 टाइम्स x इक्वल टू 12 √3। 2x और √3x में से x को कॉमन निकाल सकते हैं? हाँ जी, निकाल लो। इम्प्लाइज, इम्प्लाइज, इम्प्लाइज। तो x को कॉमन निकालो जरा। तो x को कॉमन निकाला तो क्या बचा? 2 प्लस √3 इक्वल टू व्हाट? 12 √3। तो x की वैल्यू बोलो, 12 √3 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3। रेशनलाइज करेंगे क्योंकि फाइनल आंसर है ये मेरा, x की वैल्यू फाइनल आंसर है। तो 2 प्लस √3 का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? 2 माइनस √3, इधर भी और इधर भी। तो ऊपर तो करो मल्टीप्लाई, 12 √3 को 2 से मल्टीप्लाई करो मिहिका, 12 √3 को 2 से मल्टीप्लाई करो। √3 माइनस 12 √3 को √3 से करेंगे तो कैसे? हाँ, और 12 × 3 = 48 हो जाएगा। ये बोलना चाह रहे हो? क्या हो जाएगा बताओ? 12 × 3 = 36 हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ नीचे। इधर नीचे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगना ही है। एंड व्हाट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? व्हाट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 4 - 3 तो 1 हो गया। तो डिनोमिनेटर में 1 हो गया, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला ही आंसर आएगा। यानी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 24 √3 माइनस का 36 मीटर। अब वैसे तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं इसको, बट इस बार नहीं छोड़ना क्योंकि उसने √3 की वैल्यू दी हुई है। उसने √3 की वैल्यू भी दी हुई है, पढ़ो। 1.732 दी हुई कि नहीं दी हुई? दी हुई है। तो फिर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 24 √3 माइनस 36 में से 12 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचता है? 2 √3, और 12 × 3 = 36 मीटर। अब √3 की वैल्यू रख देना जरा, क्या है? 1.732 -3 मीटर। फिर आओ 12, 2 × 1.732 का दुगना करो, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, और 2 × 1 = 3 -3 मीटर। तो इसमें से माइनस करो जरा, 3.464 में से 3 गया तो 0.464। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करने का काम है बस। 12 × 4 = 48, रिमाइंडर 4। 12 × 6 = 72, और 4 76, रिमाइंडर 7। 12 × 4 = 48, और 7, 48 और 7 कितना होता है? 55। 5.568 इज द फाइनल आंसर। 2x। हाँ, तो फिर x की वैल्यू कैसे आएगी? जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उसको आइसोलेट करना जरूरी होता है ना। x की वैल्यू x की फॉर्म में ही आएगी। x की वैल्यू न्यूमेरिक फॉर्म में चाहिए तो जितने भी x वाली टर्म्स है उसको आइसोलेट करोगे ना, एक तरफ लेके आओगे। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम? x वाली टर्म्स एक तरफ, कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ। हाँ, हाँ, यहाँ पे रखूं तो उससे क्या होगा? x कॉमन तो वैसे भी निकालना पड़ेगा ना।
एक्स कॉमन तो फिर भी निकालना पड़ेगा। आप √3 की वैल्यू रख दोगे तो भी एक्स तो कॉमन निकालना पड़ेगा। एक्स, एक्स भी आगे। हाँ तो एक्स कॉमन निकालेंगे। हाँ चलो ऐसे कर लो, तो 2x प्लस √3x में 2 और 1.732 कितने हो गए? 3.732x हो गए। 3.732x इक्वल टू, फिर अगर उधर इधर रख रहे हो तो उधर भी तो रखोगे, इधर भी तो रखोगे। करो मल्टीप्लाई और फिर 3.732 से काटो, तो अप्रोक्स यही आएगी। करके देखो, नहीं आया तो बोलो। बट इस तरीके से करने में कैलकुलेशन आप ही की बढ़ रही है। आपको 3.732 से डिवाइड करना पड़ रहा है, इमेजिन करो। और वहां पे आप, वो तो गलत है, वो तो गलत है जो आया था। अगर ऐसा आंसर आया था तो वो तो गलत है। 1732, अच्छा 1732 डिवाइडेड बाई 311 ये आया था क्या? हाँ तो इसको डिवाइड करो, 3 5 जा 15, तो अप्रोक्सीमेट यही आएगी, बट आप अप्रोक्सीमेट तक पहुंच ही नहीं पाए होंगे। नहीं छोड़ सकते। एटलीस्ट हमको 2 से 3, 3 नहीं तो 2 डेसिमल प्लेस तक तो सॉल्व करके आना ही है, अगर वो सॉल्व होता है तो। देखो √3 की वैल्यू आपको दी हुई है ना, सारे बच्चे सुनो। जब भी आपको √2 √3 की, हाँ जी, जब भी आपको √2 √3 √5 इन सब की वैल्यूज, या पाई की वैल्यू भी कई बार गिवन होती है 22/7 3.14, तो उनको 10 जगह पे नहीं रखते। हमारी कोशिश क्या रहती है कि फाइनल आंसर में वो √3, वो √2, वो √5 या वो पाई एक ही बार नजर आए और एक ही बार रखने का काम हो। समझ आया? वही सही टेक्निक होती है उसको यूज करने की, और उसी से ही आपका टाइम एंड एफर्ट लिस्ट यूज होगा। नहीं तो आपका टाइम एंड एफर्ट भी ज्यादा यूज होगा। क्या? इसको डिवाइड कर लो बेटा, 5.568 आ जाएगा। डिवाइड करते हैं बस, 1732 को 311 से भाग दो। अब आपको बोलते ही आपके ऐसे हो गया, यार ये करना है क्या? ऐसे हो गया ना, तो वो बिना करे भी हमारा आंसर आ रहा है ना उस तरीके से। ठीक है, डिवाइड करो और 2 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करो, यही आएगा अप्रॉक्स। ओके, क्लियर है? अच्छा एक चीज समझो, देखो √3 की जो वैल्यू है वो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट क्या होता है? करीब की वैल्यू, यही होता है। अब करीब की वैल्यू को इधर सुनो, एक बार अप्लाई करोगे तो उससे आंसर भी करीब का ही आएगा। लेकिन अगर उसको 2 बार अप्लाई करोगे तो इधर से करीब का, इधर से करीब का थोड़ा सा दूर का हो जाएगा। समझ रहे हो? अप्रोक्सीमेशन बार बार लगाओगे तो वो आंसर से दूर लेके जाएगा उसको। आप अप्रोक्सीमेशन एक बार लगाओ सवाल के अंदर, उससे करीबी आंसर नहीं आ सकता। क्लियर है? ठीक है ना, समझ गए? जैसे मेरे को कोई बात आप तक पहुंचानी है, मैंने सक्षम को बोली और सक्षम ने आप तक बोली, और आपने फिर तीसरे चौथे बंदे को बोली, तो वो बात का अर्थ का अनर्थ हो जाता है कई बार। मैंने तो क्या बोली थी और आखिरी वाले को क्या सुनाई देती है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है? और मैं सीधे ही बोल दूं, तो वही बात है, अप्रोक्सीमेशन लगाना एक तरीके से वही बात है। आप 2 बार लगाओगे तो थोड़ा सा दूर जाओगे। अभी जैसे आप इसको डिवाइड करना, तो 5.568 नहीं आएगा, इसके आसपास का आएगा। हो सकता है 5.57 आ जाए, हो सकता है 5.569 आ जाए, हो सकता है 5.57 आ जाए। 3 बार लगाओ थोड़ा सा और दूर जाओगे, 4 बार लगाओ थोड़ा सा और दूर जाओगे। ठीक है, आप 2 बार लगा रहे हो इसकी वैल्यू, देखो एक तो आप इसमें लगा रहे हो, कहां पे? √3 के आगे लगा रहे हो एक तो, एक्स के आगे लगा रहे हो एक तो, और एक बार यहां लगा रहे हो। इन दो जगह आप √3 की वैल्यू लगा रहे हो, और हम लगा रहे हैं केवल एक बार यहां पे, इस जगह पे, इस जगह पे लगा रहे हैं हम केवल। ठीक है, क्लियर है क्या? नहीं, गिवन है तो लगानी है। हाँ अगर गिवन है तो जरूरी है, अगर गिवन नहीं है तो जरूरी नहीं है, तो नहीं लगाना, बट गिवन है तो जरूरी है। तो आपका फिर फाइनल आंसर ये आया होगा, 24 √3 -36, या ज्यादा 12 कॉमन ले लिया होगा, या नहीं भी लिया होगा, तो ये फाइनल आंसर आया होगा आपका ना। ठीक है, तो मार्क्स तो कटेंगे बट इतने नहीं कटेंगे। हाँ। हाँ, आंसर तो कुछ मतलब तो भी आ ही गया है। नहीं कर सकते, अगर आपको बुक में कोई वैल्यू गिवन है तो उसको आंख बंद करके, नहीं,
नहीं ले, ऐसा किसने बोला? ऐसा किसी भी बेटा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। बोलो, इधर देखो, इधर देख लो अब। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब आप चीज को मीटर में लिखते हो तो क्योंकि इसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं तो हम 2 डेसिमल प्लेस में लगाते हैं चीज को। जब अपन किलोमीटर की बात करते हैं तो 3 डेसिमल प्लेस पे लगाते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है हम कौन सी यूनिट की बात करते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं हो गया कि 2 डेसिमल प्लेस तक ही लिखना सही रहता है। किसी यूनिट को 3 डेसिमल प्लेस में भी लिखना सही रहता है, किसी को 4। मोर ओवर द पॉइंट इज दैट कि अगर आपको सवाल के अंदर कोई वैल्यू दे रखी है कि बेटा ये लो, तो फिर ब्लाइंडली लेना है, नो इफ्स एंड नो बट्स। आंसर गलत तो नहीं होगा लेकिन एग्जैक्ट वो मैच नहीं करेगा ना। नॉट, यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। अगर मैंने आपको कहा कि 2 6 7 2 9 5 डिवाइडेड बाय 339 करो, अब ये सारे बच्चे करेंगे ना तो सबका डेसिमल में अलग अलग आएगा। कोई 2 डेसिमल प्लेस तक करेगा, कोई 3 तक करेगा। सुन लो पूरी बात, कोई 2 तक करेगा, कोई 3 करेगा, कोई महारथी 4 5 तक भी कर देगा अपनी श्रद्धा अनुसार। ठीक है, सबका अलग अलग आएगा, एग्रीड। लेकिन जब आपको क्वेश्चन में गिवन होता है कि बेटा इसको ये लेना है, इसको ये लेना है, तब ये स्कोप खत्म हो जाता है कि मैं अपना कर लूं और मैं अपना कर लूं और मैं अपना, फिर सबको वही करना है जो क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस तक करें या ये ऑप्शन कब खुला हुआ रहता है? जब क्वेश्चन में कुछ ना गिवन हो, जब हमारी चॉइस हो। जैसे इसको इससे डिवाइड करना है, सवाल ही आ गया, तो अब सबकी अपनी अपनी चॉइस है। कोई 2 डेसिमल प्लेस तक सॉल्व करेगा, कोई 3 तक करेगा, कोई 4 तक करेगा। अब आप कह रहे हो कि अगर मेरा आंसर 1.21 आ रहा है और किसी बच्चे का 1.212 आ रहा है तो दोनों एक ही बात है। बेटा दोनों एक ही बात नहीं है, दोनों एक दूसरे के करीब हैं, बट दीज आर नॉट इक्वल क्वांटिटीज। 1.21 अप्रोक्सीमेट है, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो अप्रोक्स के आंसर्स में अप्रोक्स ही मार्क्स मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल होगा। आपको दे रखा है उसने 1.732, उसने अप्रोक्सीमेशन लगा लिया ना खुद का। अब आप डबल अप्रोक्सीमेशन का भी अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हो। मुझे एक चीज बताओ, √3 की क्या वैल्यू है बोलो? नहीं है, 1.732 तो नहीं है, इससे भी आगे। तो ये क्या है? अप्रोक्सीमेट। ये क्या है? ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसने दी है? क्वेश्चन वाले ने। उसने अपना अप्रोक्सीमेशन लिया। अब आप उसके अप्रोक्सीमेशन का भी अप्रोक्सीमेशन ले रहे हो कि यार तूने तो ये लिया है, मैं 1.7 ले लेता हूं। राउंड फिगर हमेशा करना होता है, ऐसा किसने कहा? बेटा करने में तो कुछ भी कर सकते हैं। आप दुकानदार के पास गए, आपने कोई चीज पसंद करी 970 रुपए की, 930 रुपए की। अब आप कह दो राउंड फिगर में भैया 900 ही लगा लो, तो वो उसकी मर्जी है ना। कोई कहीं से कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइन थोड़ी ना कि करना ही होता है। आप तो ना कह सकते हो कि भैया राउंड फिगर भी तो कर सकते हो आप, तो मान जाएगा? बोलो, उसकी मर्जी चलेगी कि नहीं चलेगी? वो उसकी मर्जी है, वो करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे। सवाल में गिवन हो, सवाल में भी कई बार कहता है वो, प्ले गेट योर आंसर टू द 2 डेसिमल प्लेस राउंडेड ऑफ, इस तरीके से सवाल भी आते हैं कि आप राउंड ऑफ करके आंसर। तो वो कह रहा है तो राउंड ऑफ करना है ना, वो नहीं कह रहा है तो नहीं करना। अगेन द पॉइंट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन कि जो वैल्यू सवाल में गिवन होगी उसको ब्लाइंडली लिखना है। जितने डेसिमल प्लेस में गिवन होगी उतने डेसिमल प्लेस में ही लिखना है। अब अगर उसने कह दिया ना √3 की वैल्यू 1.732 है, तो अब आपके लिए ये अप्रोक्सीमेट नहीं, अब आपके लिए ये एग्जैक्ट बन गई। इस सवाल के लिए √3 की वैल्यू 1.732 एग्जैक्ट बन गई। अब आप उसमें से अप्रोक्सीमेशन नहीं चूज कर सकते खुद का। वो कुछ नहीं कहता, वो कुछ नहीं कहता। तब आप एक बच्चा 1.73 ले लेगा, एक बच्चा 1.732 ले लेगा और एक बच्चा 1.7 ले लेगा, सबका आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है? अप्रोक्सीमेशन कब लेना चाहिए या कब लेना होता है? जब इंस्ट्रक्शंस क्लियर ना हो। जब इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो तब कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं चलता। समझ गए क्या? फॉर एग्जाम्पल मान लो हम कोई रेस लड़ रहे हैं, उसके जाने के 3 रास्ते हैं। अब आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं है कहां से जाना है, तो आप अपनी मर्जी से कहीं से भी जा सकते हो।
अंदाजा लगा सकते हो कि इधर से भी चल जाओ उधर, लेकिन आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो कि यू हैव टू फॉलो पाथ नंबर 2। अब आप 3 से जाओगे तो आप रूल्स ब्रेक कर रहे हो बेटा। अब आप जीत भी गए तो भी हारे हुए माने जाओगे, क्योंकि आपको तो इंस्ट्रक्शंस गिवन थे कि भैया इस रास्ते से जाना है। ओके, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। किया था अटेम्प्ट, दो ऑप्शंस थे, किसी ने किया था? एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर्स अबव द ग्राउंड। अब ये हाइट है बेटा, किस किसने किया था बताओ? अटेम्प्ट किस किसने किया? ये वाला किसने किया? ये वाला किसने किया? नो वन। तो घर जाके करना होता है। क्यों नहीं किया मोनिका? बोलो। हर्षिता आई नहीं थी ये तो, हाँ। तन्नू क्यों नहीं किया? क्या? अब कर लोगे? तो मैं छोड़ दूं फिर, कर लोगे? ठीक है, मैं छोड़ देता हूं। कल सारे बच्चों को एज होमवर्क करके आना है। जिससे नहीं हुआ वो मेरी रिस्क नहीं है, वो आपकी रिस्क है। आपने कहा विद कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूंगी, जबकि होना तो ये चाहता है कि मैंने कर लिया है, मुझसे ये नहीं। हाँ, तो आपने तो ट्राई भी नहीं किया ना। आप तो उससे भी गए बीते हो ना। उसने कम से कम। कहाँ है दिखाओ? कहाँ है? कहाँ है रफ कॉपी? सो हाइट हमेशा ग्राउंड लेवल से होती है। दिस बी द हाइट, लेट दिस बी द हाइट। आप सारे बच्चों को हमेशा कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कहते हो कि सर हमें हर क्वेश्चन नया लगता है, स्पेशली हमारे एग्जाम में। उसका कारण यही है क्योंकि आप नए क्वेश्चन ट्राई नहीं करते हो। अगर आप नए क्वेश्चन ट्राई करना शुरू कर दो तो आपको किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नया नहीं लगेगा, क्योंकि आपको आदत हो जाएगी। समझ आया? अब ये क्या कह रहा है कि एक एरोप्लेन है, वो दूसरे एरोप्लेन के ऊपर आ गया, वर्टिकली ऊपर आ गया। वर्टिकली ऊपर आने का मतलब क्या होगा? कि एक एरोप्लेन यू है और एक एरोप्लेन यू, ये होगा वर्टिकली ऊपर। ठीक है, जस्ट इसके एग्जैक्टली वर्टिकली ऊपर। समझ आया? अब वो ऐसे तो है नहीं कि साथ साथ चल रहे होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि दोनों एरोप्लेन बिल्कुल साथ साथ ही चल रहे हैं, तो नहीं नहीं हो सकता। इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं, और एयर के अंदर भी ट्रैफिक होता है, वो क्लियरेंस मिलता है, उस ट्रैफिक के अंदर ही आप एरोप्लेन उड़ा सकते हो। मर्जी नहीं है कि हमारा आसमान हमारा है। ठीक है ना, वहां पे भी ट्रैफिक होता है ना। तो वो एक इंस्टेंस पे, किसी एक मौके पे दोनों, जैसे मान लो ऐसे कोई यहां से क्रॉस हुआ, कोई यहां से क्रॉस हुआ, ऐसे क्रॉस हुए, तो एक इंस्टेंस पे दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए होंगे, है ना, एक पल के लिए। तो उस पल की बात कर रहा है वो, उस पल पे किसी ने स्पॉट कर लिया किसको, और एंगल ऑफ एलिवेशन बता दिया। ठीक है, क्लियर है? सो क्या है कि वर्टिकली अबव अनदर एट एन इंस्टेंस, देखो लिखा हुआ है ना, एट एन इंस्टेंस, यानी एक पल के लिए वो उसके ऊपर आया। व्हेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स फ्रॉम ए सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, उस समय कोई ग्राउंड पे व्यक्ति था, उसकी नजर अचानक दोनों एरोप्लेन पे गई, जब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर थे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना रहे थे? नीचे वाला बना रहा था 45 डिग्री और ऊपर वाला बना रहा था 60 डिग्री। फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स एट दैट इंस्टेंस, उस मौके पे या उस पल पे उनके बीच के कितना गैप था, वर्टिकल डिस्टेंस कितना था दोनों एरोप्लेन्स के बीच में। तो एक बार हम डायग्राम बना ले तो बहुत ही सरल क्वेश्चन हो गया है। तो लेट से ऊपर वाला एरोप्लेन ये है और नीचे वाला एरोप्लेन ये है, मान ली। और ग्राउंड लेवल पे जो पॉइंट है सी, जिस जो हम मानते हैं अमूमन, वो है ये, दिस इज सी। बी, पहला वाला एरोप्लेन ए मान लो, दूसरा वाला एरोप्लेन बी मान लो। तो 3000 मीटर कौन सी हाइट है? सॉरी, ए बी ने, ए नहीं सी, क्या मानेंगे, डी मानेंगे, है ना। तो बताओ 3000 मीटर कौन सी हाइट है? इस वाले एरोप्लेन की या इस वाले एरोप्लेन की? डी वाले की? ए वाले की। देखो क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, flying horizontally at a height of 3000 meters above the ground passes vertically above another aeroplane। यानी कि जो 3000 मीटर की ऊंचाई पे एरोप्लेन है वो दूसरे एरोप्लेन के ऊपर है, यानी ऊपर वाले एरोप्लेन की ऊंचाई है 3000 मीटर, नीचे वाले की ऊंचाई नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स दिस टोटल हाइट इज 3000 मीटर, ए से लेकर और डी तक। दिस टोटल हाइट इज 3000 मीटर। फाइन। ओके, क्या पूछिए आपसे? ए से लेकर डी की दूरी पूछिए। तो सबसे सही तरीका क्या होगा? जो पूछे उसी को। अच्छा, एक और चीज, इसमें एक्स मानने की जरूरत भी पड़ेगी क्या? जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। एक्स मानने की जरूरत कब पड़ती? जब ऊपर वाली चीज गिवन होती और नीचे वाली मिसिंग होती।
तब एक्स मानने की जरूरत पड़ती। तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, तो आप बिना एक्स के भी कर सकते हो। एंगल ऑफ एलिवेशन बना लो, ऊपर वाला क्या बन जाएगा आपका 60 डिग्री, एंड उससे नीचे वाला क्या बन जाएगा बोलो 45 डिग्री। दिस विल बी 45 डिग्रीज एंड दिस विल बी टोटल 60 डिग्रीज। ठीक है, तो पहले कौन सा ट्रायंगल उठाएं बताओ। हम्म हमको ए बी सी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको 3000 मीटर जो है वो ए बी की लेंथ गिवन है। तो जिस ट्रायंगल की एट्रीब्यूट्स गिवन है वो पहले उठाएंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी कितना है 90 डिग्री। बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल सी कितना है 60। और अपोजिट साइड ए बी कितनी है, और निकालना क्या है, निकालना क्या है बी सी, क्योंकि बी सी एडजेसेंट साइड ही तो कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल के बीच में। ये बी सी एडजेसेंट साइड छोटे वाले ट्रायंगल की भी एडजेसेंट साइड है और बड़े वाले, तो यही निकालनी है और यही निकाल के अगले वाले में रखनी है। सो बी सी इज वॉट वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड। सो लगा दें टेन सी, अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। सो एंगल सी इज वॉट 60 डिग्रीज, अपोजिट साइड इज वॉट ए बी, एडजेसेंट साइड इज वॉट बी सी। टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3/1। ए बी की वैल्यू 3000, बी सी हमको फाइंड आउट करना है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो बी सी इंटू √3 होगा और 3000 × 1 होगा, 3000 × 1 3000 हो जाएगा। तो बी सी की वैल्यू निकालने के लिए √3 से डिवाइड कर देंगे, 3000 डिवाइडेड बाय √3, और रैशनलाइज करो ऊपर नीचे √3 √3, सो दिस विल बी 3000 √3 ऊपर, और √3 बन गया, 3 से ये 1000 टाइम्स कट गया, यानी कितना आया 1000 √3 मीटर। ये आ गई हमारी बीसी की लंबाई। तो ये एडजेसेंट साइड अब अगले वाले ट्रायंगल के लिए गिवन हो जाएगी। ठीक है, ले लें अगला वाला ट्रायंगल। तो अगेन इन ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल का नाम बताओ डीबीसी। इसमें एंगल डीबीसी 90 डिग्री, और एंगल डीसी भी 45 डिग्री। अगर ये 1000 √3 है तो ये भी 1000 √3, क्योंकि 45 डिग्री में अपोजिट और एडजेसेंट बराबर होती है, बोलो। तो ये भी 1000 √3 ही आना है, चाहे से निकाल के देख लो। एंगल डीसी भी 45 डिग्री, और इसमें एडजेसेंट साइड बीसी गिवन है जो पीछे से हमने निकाली है 1000 √3 मीटर। और इसमें निकालना क्या है, इसमें अपोजिट साइड निकालनी है। उसमें अपोजिट गिवन थी, एडजेसेंट निकालनी थी, इसमें एडजेसेंट गिवन है और अपोजिट निकालनी। अपोजिट क्या है डीबी, जो हमको निकालनी है। अगेन 10 सी लगेगा, सो 10 सी अपोजिट साइड है डीबी, एडजेसेंट साइड है बीसी, यानी कि 1045 डिग्रीज। डीबी पता करना है, बीसी पता है। 1045 की वैल्यू 1/1 डीबी बाय 1000 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डीबी बन जा डीबी और 1000 √3 बन जा 1000 √3 मीटर। ये आ गई हमारी 1000 √3 मीटर। अब हमसे पूछा क्या था, ए से लेके डी की दूरी कैसे निकालेंगे। टोटल 3000 है, उसमें से यहां से लेके यहां तक कितनी है 1000 √3 है, माइनस कर दें। हाँ, हाँ, तो फाइनली पुटअप करेंगे ना, फाइनल आंसर में पुटअप करो। सबसे सही लॉजिक क्या है कि कब पुटअप करो, बिल्कुल लास्ट फाइनल आंसर पे। या फिर अभी भी पुटअप कर सकते हो, क्योंकि √3 एक बार ही नजर आ रहा है, तो करने में अभी भी कर सकते हो, लेकिन एक आदत ही डाल लो कि जो वैल्यू गिवन होगी पाई की होगी कि √3 की होगी, कि हमेशा फाइनल आंसर में ही पुटअप करेंगे। ठीक है, सो नाउ ए डी will be equal to AB minus DB. So AB is given as 3000 minus DB is given as 1000 √3। कैसे करेंगे आगे सॉल्व, चाहो तो √3 की वैल्यू रख दो, और चाहो तो 1000 को यहाँ पे कॉमन ले लो, पर √3 की वैल्यू रख देंगे तो ज्यादा आसान काम हो जाएगा उल्टा ना। तो √3 की क्या वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन के लिए, कॉमन रखोगे अभी बता देता हूँ अभी 1.73। तो 3000 माइनस 1000 × 1.73 कितना होगा 1730। तो 3000 में से 1730 गया तो 1270 मीटर आंसर आ गया। अब अगर अपन कॉमन निकालते हैं
तो जैसे 3000 माइनस 10,000 √3 में से 1000 ही कॉमन आता है ना, तो अंदर क्या बचता है 3 माइनस √3। फाइन। तो फिर 1000 × 3 माइनस 1.73 करोगे, और 1.3 माइनस 1.73 कितना होता है, वही होता है 1.27, और 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही 1270। ठीक है, बोलो कोई डाउट? तो इतना मुश्किल सवाल नहीं था ये, बस क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेते। पर वो एरोप्लेन एरोप्लेन देख के घबरा गए कि पता नहीं क्या उड़ा रहे हैं आप एरोप्लेन, बाकी था बिल्कुल सरल सा सवाल। सेकंड वाला देखें जो अटेम्प्ट किया है आपने, सेकंड वाला अटेम्प्ट किया। हम्म। ए स्ट्रेट हाईवे, अच्छा सेकंड तो वही आ गया जो क्लास में किया था हमने। द स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, तन्मय who is standing at the top of the tower observes a car at an angle of 30 डिग्री which is approaching the foot of, सेम क्वेश्चन आ गया। तो बस यहाँ पे टाइम डिफरेंट है ना, 6 सेकेंड्स की जगह कितना है वो। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबको पिछली वीडियो से देखना है, या यूं कहें पिछली तो वीडियो नहीं बनी थी लेकिन चलो फिर ठीक है, करवा देते हैं। वीडियो बन गई होती तो नहीं करवाते, बट अब नहीं बनी थी तो करवा देते। हाँ जी। सो एक टावर है, ये ग्राउंड लेवल है, स्ट्रेट हाईवे है जो टावर की तरफ आ रहा है। तन्मय नाम का लड़का पहले यहाँ खड़ा है, नहीं ऊपर खड़ा है, इस जगह खड़ा है। वो ऑब्जर्व करता है गाड़ी को। तो जब वो ऑब्जर्व करता है तो उस समय एंगल कितना बन रहा था, 30 डिग्री का बन रहा था। फाइन। लेकिन थोड़े समय के बाद, कितने समय के बाद, 12 सेकेंड्स लेटर, 12 सेकेंड के बाद गाड़ी जो है अप्रोच कर रही है इस टावर की तरफ। तो 12 सेकेंड के बाद जो गाड़ी आ चुकी है वो यहाँ आ चुकी है। ठीक है, तो बाद में वो एंगल कितना बन गया, 60 डिग्री बन गया। तो पहली चीज तो इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं गिवन है, क्योंकि तन्मय ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तन्मय गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहा है तो क्या है वो, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हमको एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है और फिर उसको कन्वर्ट करना है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि सवाल तो एक्चुअली हम एंगल ऑफ एलिवेशन से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन में तो कोई ट्राइंगल ही नहीं दिख रहा। ठीक है, तो एक इमेजिनरी लाइन बनानी पड़ती है एंगल ऑफ डिप्रेशन डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। तो ये वाला एंगल कितना है बोलना, पहले वाला 30, और 12 सेकेंड के बाद ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। तो इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा एंगल 30 डिग्री, और वो हो जाएगा हमारा कितना, 60 डिग्री। फाइन। अच्छा कोई कहे कि नहीं साहब मुझे तो डिप्रेशन से ही सॉल्व करना है, तो क्या करोगे? अगर कोई जिद पे अड़ जाएगी नहीं मुझे तो कन्वर्ट नहीं करना है एलिवेशन में, डिप्रेशन से ही सॉल्व करो, तो पता है क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस पॉइंट से, और यहां से परपेंडिकुलर। अब देखो ट्राइंगल बन गया है, एक ट्राइंगल ये, देखो इधर देखो स्क्रीन पे, एक ट्राइंगल तो ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, दिख रहा है? ठीक है, और एक दूसरा बोलो, ये रहा, जिसमें 30 डिग्री है। तो इन दो ट्राइंगल में चलेगा फिर सारा गेम। ओके, बट उस तरीके से नहीं सोच पाते मोस्टली बच्चे, तो हम इसको कन्वर्ट कर ही देते हैं, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो अब सीधा ट्राइंगल जैसे कर रहे थे वैसे ही होगा, राइट? तो लेट से ये है ए बी, पहले था सी पॉइंट बाद में हुआ डी पॉइंट, ऐसे ही है। अब इस बार बस ये गिवन है कि सी से लेके डी तक आने में कितने सेकंड्स लगे, 12 सेकंड्स लगे। तो हमको टाइम गिवन है, डिस्टेंस गिवन नहीं है। जबकि हमको चाहिए क्या, डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि अभी जैसे अपन अपन ट्राइंगल में लेंथ निकालते हैं, इस साइड की लेंथ ये है, तो उस ट्राइंगल की साइड को हम एक रोड मान लें। तो जैसे वो ट्राइंगल में लेंथ है साइड की, तो रोड पे तो वो डिस्टेंस ही बनेगा ना, टाइम थोड़ा ना बन जाएगा, बताओ। तो लेंथ कैन बी कंपेयर टू डिस्टेंस, लेंथ कैन नॉट बी कंपेयर टू टाइम। लेकिन गिवन क्या है, टाइम। तो हमको डिस्टेंस अज्यूम करनी पड़ेगी या निकालनी पड़ेगी, हमको जो गिवन है टाइम उसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ आया? तो सवाल यह है कि यहां से लेके यहां तक अगर 12 सेकंड लगते हैं तो यहां से लेके यहां तक कितने सेकंड लगेंगे, है ना? हाँ ऐसे भी लिख दो ना, जैसे ये T1 है, T1 12 सेकंड है, तो T2 कितना होगा, मतलब आगे और कितना समय लगेगा इसको पूरा टावर तक पहुंचने के लिए, T2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी बोलो, शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, 0, 30, 30 के बाद क्या आता है, 45, 60, 90, यही स्टेप्स है हमारे, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप। तो अभी वो कहां पर है, 30 पे है, और 30 से 60 पे पहुंचा है, तो कितना टाइम लगा है, तो खुद सोचो, 2 कदम पे 12 सेकंड लगे, तो अब आगे उसको 90 पे ही तो जाना है।
तो एक कदम पे कितना टाइम लगेगा, इसका आधा ही लगेगा। तो ये तो हो गई शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, 30 से 60 में 2 कदम पे जाते हैं और 60 से 90 में 1 कदम में जाते हैं हम। हमारे स्पेसिफिक एंगल्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, राइट। तो आंसर तो 6 सेकंड आना है, ये तो हो गई शॉर्ट ट्रिक। अब सब्जेक्टिव पैटर्न से कैसे करेंगे, ट्राइंगल उठा लो फटाफट। और इसमें जो ये सी डी डिस्टेंस कवर करी है हमने, उसको कुछ मानना पड़ेगा एक बार के लिए। तो मान लेते हैं कि ये कितनी है, एक्स मीटर्स। फाइन, कुछ भी मान लो इसको, एक्स मान लो, 2x मान लो, 3x मान लो, जो भी मान लो। ठीक है, तो ट्राइंगल पकड़ लो सबसे पहले, कौन सा, ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी, बताते जाओ जल्दी जल्दी। एंगल ए बी डी 90 डिग्री। एंगल ए डी बी 60 डिग्री। गिवन कुछ है नहीं, सीधे लगाओ टेन थीटा। सो टेन डी, व्हाट इज द फॉर्मूला। इस वाले ट्राइंगल में भी बी डी आएगा, इसमें तो ये पूरी एडजेसेंट साइड है ना, तो बीडी का कुछ आता पता ही नहीं। अगर बीडी गिवन होता तो पहले मैं वो भी ले लेता। तो इसलिए वैसे कोई सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो टेन डी, छोटे वाले ट्राइंगल में डी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, और एडजेसेंट साइड कौन सी है, बी डी। फाइन, टेन डी कितना है ना, 1060 हो गया ये, इक्वल टू व्हाट, ए बी डिवाइडेड बाय व्हाट, बी डी। 1060 कितना हुआ, √3, इक्वल टू ए बी बाय बी डी। अब ए बी दोनों में कॉमन है कि नहीं है बताओ, है ना। तो यहां से ए बी की वैल्यू निकाल के अगले में पुटअप कर देंगे हम। तो ए बी बन जा, ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 टाइम्स बी डी हो गया ये, बोलो। तो ये ए बी की वैल्यू हम अगले ट्राइंगल में अब पुटअप करने वाले हैं। नेक्स्ट ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल का नाम क्या है, एबीसी। एंगल बोलो, एबीसी 90 डिग्री। आगे बोलो एंगल ए सी बी, हाउ मच, 30 डिग्री। आगे बोलो, ए बी कल तक गिवन नहीं था लेकिन अभी गिवन है, ए बी कितना गिवन है बोलो, √3 टाइम्स बी डी। तो ये एज इट इज पुटअप करेंगे हम। तो इसमें लगा दो आप 10 सी। तो एंगल सी के सामने वाली साइड वही ए बी है, और एडजेसेंट साइड पूरी है कितनी, बी सी। सी कितना है, 30 डिग्री। ए बी कितना है, √3 टाइम्स बी डी है ना। और नीचे आ जाओ, इस बीसी को कैसे लोगे, बीसी को लिखेंगे हम बी डी प्लस सी डी, है ना, या डीसी। तो बीडी, तो बीडी ही रहेगा, और सी डी हमने एक्स माना है। समझ आया, 1030 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू √3 टाइम्स बी डी डिवाइडेड बाय बी डी प्लस एक्स। तो यहां से टेल मी बी डी की वैल्यू आ सकती है क्रॉस मल्टीप्लाई करा के। तो √3 बी डी को √3 से मल्टीप्लाई कराया, √3 3 हो गया, 3 बी डी हो गया, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कराया तो सेम रहेगा बी डी प्लस एक्स। बी डी को इधर बुलाओ। तो 3 बी डी में से एक बी डी खत्म हो गई, कितनी बीडियां बची, ठीक है। किसने पी एक बीडी, कौन है कल्प्रिट, बी डी। ओके, एक्स डिवाइडेड बाय 2। अच्छा बताओ, 100 में से 200 गए तो कितने बचे। अपने आप को सेकंड क्लास का बालक मानो या बालिका, जहां पे नेगेटिव आंसर्स नहीं होते थे, नेगेटिव नंबर्स होते ही नहीं थे। जाएगा ही नहीं, यही बोलोगे। फिर से सुनो, 100 में से 200 गए, कितने बचे, 98। 100 में से 200 गए, चलो आओ। हम्म, सो बी डी कितना आया, x/2 मीटर। अब आ जाओ वापस, कम बैक थोड़ा सा, ये वार्म अप के लिए था, स्ट्रेस फ्री थेरेपी बोलते हैं इसको। बट ऐसा नहीं कि अब उसी में को सोचने लग गए, अरे यार क्या बात बताई सर ने, अब वापस ही नहीं आ पा रहे सवाल क्लास में, तो ऐसा नहीं है ना। x/2 मीटर। तो देखो, मैंने भी आपको यही बोला था कि ये डिस्टेंस जितनी होगी उससे आधी यही होगी, और साबित भी यही हुई है। ये x मानी थी तो वो ऑटोमेटिक कितनी साबित हो गई, x/2 साबित हो गई। अब क्या करें, डिस्टेंस तो साबित कर दी हमने। अब हमको क्या करना है, टाइम गिवन है। तो पहला वाला केस लो, इस वाले केस में इधर ही सॉल्व कर देता हूं। देखो मैं ये दो केस मान लो, यहां से लेके यहां तक पहला केस, और यहां से लेके यहां तक ये दूसरा केस। तो पहले केस में क्या क्या गिवन है बोलो, डिस्टेंस गिवन है x, है ना। टाइम गिवन है t1, ये डिस्टेंस 1 ले लो, d1 है ना। तो टाइम कितना गिवन है, 12 सेकेंड्स।
तो स्पीड बताओ। अच्छा देखो, डिस्टेंस और टाइम बदल सकता है, लेकिन गाड़ी की स्पीड हमको सेम रखनी है, क्योंकि सवाल में साफ साफ ये ना यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन करनी है। तो स्पीड को S1 S2 नहीं लेंगे, डिस्टेंस को D1 D2 लेंगे, टाइम को T1 T2 लेंगे, लेकिन स्पीड जो होगी वो S1 S2 नहीं होगी, S ही रहेगी। सो D1 बाय क्या रहेगा बताओ, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो क्या हो जाएगा x बाय 12 मीटर पर। अब ये स्पीड एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो, क्योंकि स्पीड सेम है दोनों केसेस में। तो सेकेंड वाले केस में डिस्टेंस कितनी है, x/2, स्पीड सेम कॉपी पेस्ट मारो, x/12 मीटर पर सेकेंड। और हमको क्या निकालनी है, T2 यानी टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड करेंगे। डिस्टेंस बाय स्पीड कर दो, डिस्टेंस कितनी यहां कर रहा हूं, x/2 तो डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है, पुरानी वाली कॉपी पेस्ट करो, x/12। तो x तो कटा, और 2 से 6 टाइम्स घटा, तो नीचे नीचे 6 बचा है, तो 6 ऊपर आ जाएगा, यानी 6 सेकेंड्स इज द फाइनल आंसर। 6 सेकेंड में ये यहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल सा लॉजिक है, इधर देखो मिहिका, सिंपल सा लॉजिक है। अगर सेम हम स्पीड को मेंटेन करें थ्रू आउट द जर्नी, तो जिस डिस्टेंस को तय करने के लिए 12 सेकंड लगे, तो उसे आधी डिस्टेंस को तय करने के लिए आधा समय लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि स्पीड तो सेम ही रख रहे हैं ना। तो वो जो x मीटर डिस्टेंस आई है और वो x/2 मीटर आई है, यानी डिस्टेंस आधी है, ये तो साबित हो गई। तो उसको 12 सेकंड लगे थे, तो उसको 6 सेकंड लगने ही लगने, अनटिल एंड अनलेस मैं स्पीड कम ज्यादा ना करूं तो, जो कि करनी नहीं है। हाँ पूछो। नो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ और टाइम भी हुआ, ये कहना चाह रहे हो, रुको जरा सब्र करो। क्वेश्चन नंबर 3 तो बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है बुक का, ये फटाफट से देखो, अभी 13 ही हुए हैं, 2-3 मिनट में हो जाएगा ये भी, है ना। फिर कल वाले सवाल जो हैं, खास करके जो ये क्लाउड वाला सवाल है, ये तो अपने आप में एक आंदोलन है, क्रांति है, ठीक है, रिवॉल्यूशन है। और साथ में मिहिका वाला भी, तो मिहिका ने मिहिका वाला ही नहीं किया होगा, मिहिका एंड तन्नू किया था ये वाला सवाल, किया था, पक्षी वाला। ठीक है, तो ये फोर्थ एंड फिफ्थ, ये इसमें पता है ये बर्ड कौन है, वो जो आता है ना हमारे। तो तो देखो, हम क्लास में उन लोगों को इन्वॉल्व करते हैं जो हमारी क्लास में है, ताकि क्लास में इंटरेस्ट बना रहे। तो देखो, एक हमने किसको इन्वॉल्व किया था, अभी तन्मय को इन्वॉल्व किया था, ताकि तन्मय का जो इंटरेस्ट है वो क्लास में बना रहे। फिर मिही का भी थोड़ी सी ऑफ इंटरेस्ट हो जाती है, तो उसका भी बना रहे, और तन्नू का भी, तन्नू नहीं आई है, और इस पक्षी का भी, ताकि वो भी आता जाता रहे, ठीक है। उसको बता देना कि उसका नाम आया था टेस्ट पेपर में, तो उसको अच्छा फील होगा। चलो आओ, हिल और टावर में से कौन बड़ा है, हिल, ये हम। गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। So we were doing analysis class of chapter number 9 applications of trigonometry। लगभग 2-3 क्वेश्चन हमने किए थे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा हो गया था, सेकंड के दोनों ऑप्शंस हो गए थे, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, ठीक है, चलो जल्दी से देखो। द हो गया था थर्ड। अच्छा, आंसर थर्ड हो गया था क्या, नहीं हुआ था। आंसर लिख रहे थे तो लाइट चली गई थी। अच्छा, क्या आंसर था इसका। अच्छा, हिल और टावर में से क्या चीज बड़ी होती है बताओ। ये हो गया टावर, और ये हो गई हिल, सॉरी हिल ये और न, हाँ हिल ये और टावर ये, ठीक है। सो लेट से, ये तो हो गई बातें नहीं, ए बी, और ये हो गया सी डी, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल, हिल के टॉप में जाओ, और कहां से जाओ, टावर के फुट से जाओ। तो टावर का फुट कौन सा पॉइंट है बताओ इसमें, टावर का फुट कौन सा पॉइंट है, बी, बी, डी, डी है टावर का फुट, और हिल का जो टॉप है वो कौन सा है, ए। तो यहां से जब आप यहां जाओगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री गिवन है, यहां मार्क कर देते हैं हम। फिर उसके बाद अगेन एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर जाओ, अब टावर के टॉप पे जाओ, टावर का टॉप कौन सा है, सी। और कहां से जाना है, फुट ऑफ द हिल से, मतलब इसके फुट से उसके टॉप पे, और इसके फुट से उसके टॉप पे, वाइस वर्सा हो रहा है। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है,
30 डिग्री, ऐसा गिवन है। अब इसमें से हाइट किसकी गिवन है दोनों में से? टावर की, यानी कि सीडी की हाइट गिवन है कितनी? 50 मीटर, है ना? तो इसकी हाइट पूछी है, एबी की हाइट पूछी है। ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी इसकी, 1/3 होती है, बताई थी ना, याद करो। कि जब इसके फुट से उसके टॉप पे देखें और इसके फुट से उसके टॉप पे देखें तो एंगल भी फिक्स है, 30 और 60 होगा। और जो हाइट होगी उन दोनों की एक दूसरे के 3 गुना होगी। तो इसकी 50 मीटर है तो इसका आंसर 150 मीटर आने वाला है। पहले से बता दें, चलो कैसे करेंगे। पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे जिसमें हमको हाइट गिवन है? वो ट्राइंगल है हमारा सीडीबी, ट्राइंगल इन ट्राइंगल सीडीबी। इसके अंदर एंगल सीडीबी 90 डिग्री, एंगल सीबीडी ये कितना है? 30 डिग्री। और सीडी गिवन है कितना? 50 मीटर। और हमको क्या निकालना है? बीडी, क्योंकि बीडी वो कनेक्टिंग लिंक है जो दोनों के बीच में है। ये बीडी इज द कनेक्टिंग लिंक इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में। तो बीडी यहां से निकालेंगे और वहां पे रखेंगे, यही था लॉजिक। सो क्या लगाते हैं हम यहाँ पे? टेन थीटा लगाते हैं। कौन सा एंगल पे लगेगा? डी पर या बी पर? इस ट्राइंगल में डी पर लगेगा या बी पर लगेगा? इस ट्राइंगल में बी पे लगेगा और बड़े ट्राइंगल में डी पे लगेगा। 30 डिग्री इसमें बी पे बन रहा है। सो टेन बी, फॉर्मूला वही, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ओ हाइपोटेन्यूज नहीं, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। सो टेल मी टेन बी, तो एंगल बी कितना है? 30 डिग्रीज। अपोजिट साइड कौन सी है? सी डी। और एडजेसेंट साइड कौन सी जो पता करनी है? बी डी। 10 30 कितना हुआ? और जो सी डी है वो 50 है, और जो बी डी है वो पता करना है। तो बी डी बन जा, बी डी हो गया। और इसकी वैल्यू आ जाती है 50 को √3 से मल्टीप्लाई किया, 50 √3 मीटर। इसको यहाँ मार्क कर देते हैं कि निकाल लिया है। तो ये बी डी आ गया। अब इस बीडी की मदद से अगले ट्राइंगल में आ जाएगा ए बी। तो बड़ा ही सरल सा सवाल आ गया, ये पता नहीं कैसे इतना सरल कैसे दे दिया मैंने, तो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। इन ट्राइंगल ए बी डी बहुत ज्यादा सरल दे दिया है। तो सीधे 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 एक एंगल एक की हाइट गिवन है, वहां से एडजेसेंट साइड निकालो और दूसरे की उसमें पुटअप करो। 90 डिग्री, एंगल ए डी बी इक्वल टू 60 डिग्री। और बी डी जो कि मिसिंग था अभी गिवन है कितना, और निकालना क्या है? ए बी मार्क। सो 10 क्या लगेगा यहाँ पे? डी। बताओ डी के अपोजिट साइड? ए बी। और एडजेसेंट साइड कौन सी है? बी डी। और एंगल डी कितना है? 60 डिग्री। और ए बी जो निकालनी है हमको, बी डी कितनी निकाली हमने? 50 √3। सो 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3 डिवाइडेड बाय 1, यही होती है। वैसे √3 होती है लेकिन अभी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखनी है। तो √3/1। ए बी पता करना है हमको, और ये हो जाता है 50 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो ए बी बन जा, ए बी। और 50 √3, √3 से √3 3 बन जाएगा। सो 15 × 3 कितना आ जाएगा? 150 मीटर, आंसर ये आया था। सबका मैच भी कर रहा है, तो 3 नंबर तो ये तो पक्के हुए कम से कम, है ना? या इसमें भी गलती करी? ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ अब। नाउ द क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट पेपर, क्वेश्चन ऑफ द ईयर। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड। ठीक है, बच्चे मतलब इसको पूछते हैं, इस क्वेश्चन की पूजा करते हैं। क्लाउड वाला क्वेश्चन, क्लाउड वाला क्वेश्चन करके ये प्रचलित है। और बड़ा ही अना शॉकिंग था कि टेस्ट स्टार्ट होने से पहले आप में से कोई ये सवाल लेके नहीं आया मेरे पास। दैट मीन्स आप कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट होते ही बच्चा ले आता है ये सवाल। इस सवाल के इतने चर्चे हैं मार्केट में, एग्जाम्पल में नहीं है। इस सवाल के चर्चे ही इतने हैं। जो बच्चा पढ़ाई करता है ना, अलग अलग बुक से या ऑनलाइन या चर्चा, मतलब पढ़ाई करने वाले के पास पहुंच जाता है ये सवाल कैसे भी करके। हर साल ऐसा होता है कि बच्चा लेके आता है, इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये सवाल मैं बच्चों को दे रहा हूं, और कोई भी बच्चा ये सवाल लेके नहीं आया मेरे पास कि सर ये कैसा सवाल है, कैसे होगा। ठीक है, एनीवेज, तो आपने अपनी तैयारी देख लो अब आप, कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। द एंगल ऑफ एलिवेशन। और हर्षिता को और मिहिका को तो मुस्कुराने से फुर्सत नहीं है, बस देखो एक दूसरे की तरफ, मुस्कुराओ। खड़े हो दोनों, बाहर आओ।
एक जना ही बाहर आओ, मी का वहीं बैठे रहे। आगे आगे बैठो हर्षिता। साथ में नहीं बैठोगे कल से दोनों जन? क्यों है, एक दो पेपर दिए हैं ना तुम दोनों को अलग अलग। हम्म। फोटोकॉपी करवाते हैं ना हम। हमारे खर्चे भी करवाते हैं, वो उसका पे 1 रुपया भी नहीं लेते तुमसे। फिर भी घुमा देते हो। आ जाओ आगे आ जाओ। नहीं है तो जिसका पेपर है वो ले आओ। जिसके पास नहीं है वो भुगतो बैठ के। सब बच्चों को अलग अलग कॉपी फोटोकॉपी करवा के देते हैं, तो रखना चाहिए ना उसको संभाल के। इतनी सी चीज संभाली नहीं जाती। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, तो इसका इन बिटवीन द एग्जाम ही मैंने थोड़ा सा डायग्राम बताया था। अब आपने जो डायग्राम बनाया था एक दो शीट्स में मैंने देखा, वो थोड़ा सा इनकरेक्ट है, तो पहले तो करेक्ट डायग्राम देख लो। ठीक है। देखो साहब, करेक्ट डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि ये होगा मेरा वाटर लेवल, लेक या जो भी वाटर बॉडी गिवन है। कौन सी बॉडी गिवन है? लेक गिवन है ना, तो ये मान लो लेक का वाटर लेवल हो गया। ठीक है। और इस लेक से 20 मीटर ऊंचा एक पॉइंट है, मतलब लेक पर नहीं है। जैसे ये पॉइंट ए है ना, ये पॉइंट ए जो है लेक पर नहीं है, इससे भी 20 मीटर ऊंचा है। तो लेट से ये अगर लेक का वाटर लेवल है तो इससे 20 मीटर ऊंचा ये पॉइंट है ए, यहां पे आएगा। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 20 मीटर। जैसे अपन ने वो बच्चे का सवाल किया था ना, गर्ल की आपको हाइट दे रखी थी आदमी की, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा था उसकी हाइट भी दे रखी थी, एक सवाल किया था। तो कुछ ऐसा सवाल है कि उसकी हाइट गिवन है ऐसे मान लो। तो ये है 20 मीटर। समझ आया? आगे चलते हैं। अब एक क्लाउड है साहब। वो क्लाउड कहीं पर भी ऊपर है, लेक से ऊपर है। तो लेट से वो क्लाउड यहां पर है। C4 क्लाउड रख देते हैं। ओके। और क्लाउड की जो परछाई है वो लेक के नीचे आएगी। बोलो। क्लाउड की जो परछाई रिफ्लेक्शन आएगा वो लेक के नीचे आएगी। तो अगर ये क्लाउड है तो उसकी परछाई मैं मार्क कर देता हूं यहां पे। और इसकी परछाई को हम मार्क कर देते हैं C डैश से। अच्छा एक चीज और, ये क्लाउड और उसकी परछाई बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। ठीक है। क्लियर? बोलो। यहां तो कोई डाउट? लाइक दिस। ओके। अब आपको एंगल ऑफ एलिवेशन किस किस का गिवन है? ए पॉइंट से स्टार्ट करना है आपको, और खत्म कहाँ करना है? बोलो। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, क्लाउड पे खत्म करना है। तो ए पॉइंट से स्टार्ट करके क्लाउड पे जाओ। ये ए पॉइंट रहा और ये रहा क्लाउड, तो यहां से यहां जाओगे और एंगल ऑफ एलिवेशन बनाओगे, है ना? तो बताओ इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा होगा? कितना गिवन है? ये 30 डिग्री 60 डिग्री? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री एंगल कौन सा बनेगा? एक आपको लाइन और बनानी पड़ेगी यहाँ पे, बोलो, तभी वो एंगल आइडेंटिफाई हो पाएगा। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा कितना? 30 डिग्री। और सेम इसी पॉइंट से आपको उसके रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है। उसी पॉइंट से, ए पॉइंट से ही आपको डिप्रेशन भी बनाना है। तो ए पॉइंट से जैसे आपने क्लाउड ऐसा है, देखो जैसे ये वाटर बॉडी है, सपोज करो मैं किसी, इधर देखो मेरी तरफ, ये नदी के किनारे बैठा हूं, मैं कोई लेक के किनारे बैठा हूं। ठीक है। ऐसे मान लो मैं लेक से 20 मीटर ऊंचा बैठा हूं। लेक के किनारे नहीं बैठा हूं, लेक से 20 मीटर कोई पहाड़ का पत्थर वत्थर है कोई बड़ा सर, उसके ऊपर चढ़ के बैठा हूं। चढ़ गया। नीचे लेक है। अब मैं उस पत्थर के ऊपर चढ़ के एक बार ऊपर देख रहा हूं क्लाउड को। तो मेरे को कितना सिर ऊंचा करना पड़ रहा है? 30 डिग्री। तो अगर मैं क्लाउड को नहीं देखूंगा तो सामने देखूंगा, तो ये वाली लाइन तो हो गई सामने देखने वाली लाइन। और ये मैं क्लाउड को देख रहा हूं तो ये लाइन हो गई ऊपर वाली लाइन, 30 डिग्री का एंगल और एलिवेशन हो गया। अब एक बार तो मैं देख रहा हूं क्लाउड को, और एक बार मैं उसके रिफ्लेक्शन को नदी में देख रहा हूं या लेक के अंदर देख रहा हूं। तो इसी पॉइंट से मैं ऊपर भी देख रहा हूं और इसी पॉइंट से मैं रिफ्लेक्शन को भी देख रहा हूं। समझ आया? तो जब मैं रिफ्लेक्शन को देख रहा हूं तो वहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? बोलो। कितना गिवन है? 60 डिग्री बन रहा है। कितना गिवन है? बोलो। एक जना बाहर जाके बोल के आओ कि लायरा ट्यूशन गई है, 7:30 बजे आएगी, उसकी कोई फ्रेंड आई है। बोलो 7:30 के आसपास आएगी। ठीक है। क्लियर? क्लाउड के लिए ऊपर देखा 30 डिग्री, क्लाउड के रिफ्लेक्शन के लिए नीचे देखा 60 डिग्री। ये फिगर कंप्लीट हो चुका है वैसे तो। अब यहां पे आपको मैथमेटिक्स के साथ साथ एक साइंटिफिक लॉजिक लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि वो लॉजिक आपने अभी तक पढ़ लिया हो साइंस में, या आगे आकर पढ़ो। हो सकता है कि अभी नहीं पढ़ा हो तो आने वाले चैप्टर्स में पढ़ लो, और हो सकता है पढ़ लिया हो। देखो ध्यान से सुनना, ये वाटर लेवल है। तो वाटर लेवल से जितना ऊपर ऑब्जेक्ट होता है,
उतना ही नीचे उसका रिफ्लेक्शन होता है। समझ आया? अगर ये 20 मीटर ऊंचा है तो रिफ्लेक्शन 20 मीटर नीचे होगा। अब कई बार क्या होता है कि पानी इतना हो ही ना उसमें, या वो पूल जो है, वो जो लेक है, वो इतनी गहरी हो ही ना, तो तो फिर वो रिफ्लेक्शन टेढ़ा हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा, आप खड़े होंगे ना नदी के किनारे तो आपकी परछाई से टेढ़ी जाएगी। अगर वो इतना गहरा है, जितनी आपकी हाइट है, तब तो वो सीधी जाएगी। लेकिन अगर वो गहरा ही नहीं है, उससे पहले जमीन आ गई, तो वो बनेगी तो उतनी लंबी, जैसे 20 मीटर ऊंचा है तो 20 मीटर लंबी ही बनेगी, लेकिन फिर वो माएगी नहीं अंदर, तो इसलिए वो टेढ़ी बन जाएगी। समझ आया? तो अपन ये नहीं मानेंगे कि वो इतना गहरा नहीं है, अपन मानेंगे वो इतना गहरा है। तो 20 मीटर ऊपर अगर क्लाउड है तो 20 मीटर ही नीचे वो क्या होगा उसका, 20 मीटर ऊपर नहीं है क्लाउड, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो जितना ऊपर क्लाउड है उतना ही नीचे उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो इस फिगर में मुझे बताना, ये दो डिस्टेंस जो मैंने बताई, ये कौन कौन सी होंगी और इक्वल कैसे होंगी। लेट से इसको बी मान लेता हूं मैं, ये सी मान ही लिया, और इसको डी मान लेता हूं, और इसको ई मान लेता हूं। बताओ कौन सी डिस्टेंस के बराबर होगी? सी डी इक्वल टू सी डैश डी। ये वाटर लेवल है, इस वाटर लेवल से ऑब्जेक्ट जितना ऊपर, उसकी रिफ्लेक्शन उतना ही नीचे। जितनी ऊपर हाइट उतनी नीचे डेप्थ उसके रिफ्लेक्शन की। क्लियर है? इस लॉजिक का इस्तेमाल करके ही ये सवाल सॉल्व हो सकता है। ओके, यानी कि सी से लेके डी इक्वल टू सी डैश से लेके डी हो जाएगा। डन। ओके, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे। हाँ, दो साइड कहां गिवन है, बिल्कुल निकाल सकते हैं, अगर वो स्पेसिफिक एंगल में आया तो। अगर स्पेसिफिक एंगल में नहीं आया तो फिर हम निकाल तो लेंगे, लेकिन हमको पता नहीं होगा कि एंगल निकला कौन सा है। जैसे 1/√3 आ गया तो आप कह दोगे 30 डिग्री है। दो साइड्स गिवन है, अब रेशियो निकाल लो। अब रेशियो 1/√3 आया तो आप कह दोगे 30 डिग्री है। रेशियो अगर √3 आया तो आप कह दोगे 60 डिग्री है। रेशियो 1/1 आया तो आप कह दोगे 45 डिग्री। लेकिन रेशियो इन स्पेसिफिक एंगल के अलावा कुछ आया तो एंगल तो करीब करीब आपने निकाल लिया, लेकिन वो एंगल एक्चुअली कितना है एग्जैक्ट नहीं निकाल पाओगे आप, क्योंकि उतना आपने पढ़ा नहीं है। ठीक है, क्लियर? हाँ जी। तो ये 20 है तो ये भी 20 है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना। बोलो, अगर ये 20 मीटर है तो 20 से लेके डी भी 20 मीटर है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। ये तो क्लियर है। अब चाहिए क्या इसको? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ए। ये क्लाउड है, ये पॉइंट ए है, इसके बीच की दूरी चाहिए, तो ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, यानी ऊपर वाले ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज की लेंथ चाहिए। समझ आया? बोलो, समझ आया? ऊपर वाले ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज की लेंथ चाहिए। ऊपर वाले ट्राइंगल में गिवन क्या है? कुछ भी नहीं। कुछ गिवन है क्या, बताओ? कोई भी लेंथ गिवन है क्या? हाँ, कोई भी लेंथ गिवन नहीं है, पर अगर कोई एक लेंथ भी पता चल जाए, या तो सी बी पता चल जाए या ए बी पता चल जाए, दोनों में से कोई भी एक लेंथ पता चल जाए, तब तो ए सी निकाल सकते हो जो रिक्वायर्ड है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की मदद से एक लेंथ काफी होती है, और एक तो एंगल तो गिवन है ही सही, वैसे भी 30 डिग्री। तो एक लेंथ कोई सी भी आपको निकालनी है। और वो लेंथ कौन सी निकल सकती है? या तो वो बी सी निकल सकती है या वो ए बी निकल सकती है, इसलिए क्योंकि ए बी जो है कॉमन लिंक है दोनों ट्राइंगल में। चेक करो, ऊपर वाले के लिए भी एडजेसेंट साइड है और नीचे वाले के लिए भी एडजेसेंट साइड है। और बीसी जो है वो कहीं ना कहीं इस बी डी सी डी का पार्ट है। किसका पार्ट है? सी डी का, जो कि सी डैश डी से इक्वल है, तो उसका पार्ट है, तो कहीं ना कहीं चांसेस से भी निकल सकता है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों में से हम इसको मान लेते हैं एक्स मीटर्स। बी से लेके सी मान लेते हैं, कितना है? एक्स मीटर्स। यहां से स्टार्ट करते हैं सवाल। ओके, तो अगर ये एक्स है और ये 20 है, तो डी से लेके सी डैश कितना होगा बताओ? x + 20, क्योंकि ये टोटल इसके बराबर है ना? तो ऊपर वाला पोर्शन x माना, नीचे वाला 20, क्लियर है? तो सी डैश से डी कितना हो जाएगा, बोलो? x + 20 मीटर। डन। कोई डाउट नहीं है, बोलो, यहां से लेके यहां तक। ओके, एक बार मैं लिख देता हूं, देखो क्या क्या चीज पता है मुझे पता है ए और बी डी दोनों कितने कितने मीटर हैं, बोलो? 20 मीटर है। मैंने सी बी सी को एक्स मान लिया, लेट बी सी बी एक्स मीटर। तो यहां से सी से लेके डी, सी से लेके डी ले लो, या फिर सी डैश से लेके डी ले लो, दोनों बराबर आएंगे। कितने कितने आ जाएंगे? x + 20 और x + 20 मीटर ईच आ जाएंगे, बोलो? अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा यहां से बी सी डैश कितना आएगा? मैं वो क्यों निकाल रहा हूं पता है? बी सी डैश इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि बड़े वाले ट्राइंगल में बी सी डैश एक साइड है, ट्राइंगल की साइड है। तो बी सी डैश कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपको बी डी के साथ किसको जोड़ना पड़ेगा?
सी डैश डी को, राइट। बी डी कितना है ऊपर चेक करो, 20 मीटर, और सी डैश डी कितना है x+20 मीटर, तो ये टोटल हो जाता है x+40 मीटर, हो जाता है, हो जाता है। फिगर से भी चेक कर पाते हो ये आप कि x+40 मीटर हो जाएगा, होगा ना। देखो ये 20, ये 20, 40 और ये x, तो x+40 हो गया ये। यहां तक क्लियर है। अब आप उठा लो ट्राइंगल्स, उठा लें। तो सबसे पहले नीचे वाला ट्राइंगल उठा लेते हैं, डिप्रेशन वाला। तो इन ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल का नाम बताओ। ये 90 डिग्री यहाँ पे भी, ए बी सी डैश, ए बी सी डैश, एंगल ए बी सी डैश तो है 90 डिग्री। और थीटा किस पे बन रहा है, बी ए सी डैश पे थीटा बन रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। और पता क्या है मुझे इसमें, बी सी डैश पता है, ऊपर निकाल के आया हूं ना। कितना निकाल के आया हूं, x+40 मीटर। और मैं कौन सी साइड निकालने के लिए इंटरेस्टेड हूं, ए सी, ओ ए सी नहीं ए बी, क्योंकि ए बी ऊपर भी है। तो ए बी निकाल लें यहाँ पे टेन थीटा लगा के, ठीक है। सो कौन सा एंगल पे लगेगा, ए पे लगेगा, टेन ए, टेन ए। बताओ एंगल ए के अपोजिट साइड हर्षिता, एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है। टेन, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, हम्म, टेन का फॉर्मूला। तो अपोजिट साइड बताओ कौन सी है इस ट्राइंगल में, ए बी। हम्म, कौन से ट्राइंगल को देख रहे हो, इधर कौन सा लिखा हुआ है, ए बी सी है वो, नहीं इधर ये ए बी सी है, ये डैश नहीं दिख रहा, बड़ा लगाऊं थोड़ा सा डैश, नहीं दिख रहा ये डैश, इतना इतना गहरा तो दिख रहा है। हाँ तो ए बी सी डैश ट्राइंगल कहाँ है इसमें, नीचे, आइडेंटिफाई हुआ, हुआ। इस ट्राइंगल में एंगल ए है, तो ए के हिसाब से अपोजिट साइड लगाओगे यहाँ पे। बताओ ए के हिसाब से अपोजिट साइड कौन सी है इस ट्राइंगल, बी सी डैश, बी सी डैश है। और एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए सी, ए सी, ए सी तो इस ट्राइंगल की कोई साइड ही नहीं है। ये सी नहीं है, सी डैश है, सी ऊपर है। हम्म, सी डैश, ए सी डैश ये एडजेसेंट साइड है। ये बच्चा भी बता दे कि ये हाइपोटेन्यूस है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, तो बच्चा भी बता दे भाई, बी सी डैश डिवाइडेड बाय ए बी। सो एंगल ए कितना है 60 डिग्री, और बी सी डैश कितना है x+40, और ए बी तो मुझे पता करना ही था। आ जाओ नेक्स्ट, तो टेन 60 डिग्री कितना होता है, √3/1 होता है, x+40 इक्वल टू ए बी, डन। तो ए बी इंटू √3 करेंगे, और फिर डिवाइड इससे करेंगे, तो यहां से ए बी की वैल्यू आ जाएगी x+40 डिवाइडेड बाय √3 आ जाएगी। अब चाहो तो रेशनलाइज कर दो, अदरवाइज ये फाइनल आंसर तो है नहीं, तो इसी फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं। तो ये ए बी आ गया मेरा, बोलो। अब अगले ट्राइंगल में ये ए बी की वैल्यू पुटअप करो, ठीक है। तो एक इक्वेशन बन जाएगी एक्स की फॉर्म में, वहां से एक्स सॉल्व हो जाएगा, और एक बार जो एक्स सॉल्व हो गया, तो ऊपर वाले ट्राइंगल की एक साइड पता चल जाएगी ना। और ऊपर वाले ट्राइंगल की एक साइड पता चल गई, तो उससे हाइपोटेन्यूस या कोई भी दूसरी साइड पता चलेगी नहीं चलेगी। लॉजिक क्लियर है। चलो अगला ट्राइंगल का नाम बताओ, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। इस वाले पोर्शन में देखो इसको, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्रीज, एंगल सी ए बी कितना, 30 डिग्रीज, और लगा दो सीधे 10 ए। तो ऊपर वाले ट्राइंगल में ए के सामने वाली साइड कौन सी है, प्रिंस बोलो, सी बी या बी सी। और एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए बी। ठीक है, तो 10 ए लगाएंगे, ए कितना है 30 डिग्री, और बी सी कितना है एक्स, बी सी एक्स है ना। और ए बी अभी अभी निकाला पीछे से, कितना था, x+40 डिवाइडेड बाय √3 है। तो ये डिवाइडेड बाय √3 ऊपर आ जाएगा, इंटू √3 बन जाएगा। 1030 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√3,
1/√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इंटू √3, √3x डिवाइडेड बाय नीचे x प्लस 40। तो ये इक्वेशन बन गई x की फॉर्म में, जिसमें LHS में भी x है और RHS में भी x है। तो x सॉल्व हो सकता है ना यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कर दो। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा दोनों में, ठीक है। तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3x कितना हो जाएगा, ये ऊपर लिख देता हूं 3x। और इधर देखो 1 इंटू एक्स प्लस 40 करेंगे तो x प्लस 40, x इधर आएगा 3x माइनस एक्स इक्वल टू 40। सो 2x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू 40 ऑन 2 गिव्स मी 20 मीटर। तो ये आ गया 20 मीटर। ओके, अब निकालना क्या था, AC। तो AC कैसे निकालेंगे, देखो ये अपोजिट साइड है इस वाले ट्राइंगल के लिए और ये हाइपोटेन्यूस है, तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूस का रेशियो लगा दो। फिर से अगेन क्या होता है, sin 30 लगाना पड़ेगा। कर सकते हैं AB को, लेकिन पूछा नहीं है तो जबरदस्ती क्यों करना, क्यों। ट्रिग्नोमेट्री से निकालो ना, एक साइड आ गई तो जरूरी है कि पाइथागोरस से निकालें। पाइथागोर अगर आपको एक साइड गिवन है और ट्राइंगल की दूसरी साइड निकालनी है तो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से डायरेक्ट ही निकल जाएगी ना। पाइथागोरस में तो दो साइड्स चाहिए, पाइथागोरस में तो आपको दो साइड्स चाहिए तीसरी साइड के लिए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में तो एक ही साइड चाहिए ना। रेशियो यूज करो ना आप, साइन थीटा, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का रेशियो यूज करो ना, ठीक है। बाकी आप चाहो तो वो तरीका भी यूज कर सकते हो उसके लिए, लेकिन आपको ए बी फिर जबरदस्ती अलग से निकालना पड़ेगा, जिसकी कोई पूछा नहीं गया है इस सवाल में, वो एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, राइट। तो sin 30 लगा दूं मैं, बोलो। तो sin 30 या साइन ए, सामने वाली साइड क्या थी, ए बी, और हाइपोटेन्यूस था AC, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस लगता है, बोलो। तो कितना है, 30 डिग्री है ना ऊपर। और ए बी अभी अभी निकाला है मैंने, क्या निकाला है, 20 निकाला है, क्या निकाला था, BC, BC नॉट AB, BC करो उसको। BC था ना, ओके। सो sin 30 कितना है, 1/2, 20 डिवाइडेड बाई AC, AC बन जा और 22 जा आंसर, ठीक है। क्लाउड से पॉइंट A की दूरी आ गई 40 मीटर। अब इस सवाल में और क्या क्या पूछा जा सकता है, सोचो। इस सवाल में यह भी पूछा जा सकता है कि वाटर लेवल से क्लाउड कितना ऊंचा है, बताओ कितना ऊंचा है, 60 कैसे, ये ऊंचाई 20 है और वो 20 है, 20 और 20 40 ही तो हुआ, 40। अच्छा ये भी पूछा जा सकता है कि वाटर लेवल से रिफ्लेक्शन कितना नीचे है, बराबर ही होगा। अच्छा ये भी पूछा जा सकता है कि क्लाउड और उसके रिफ्लेक्शन में कितनी डिस्टेंस है बीच में, 40 40 80, ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा ये भी पूछा जा सकता है क्या, पूछने में तो ये भी पूछ सकते हैं कि ए बी बताओ। तो ए बी पता करना है तो ए बी की वैल्यू आपने निकाल रखी है ना, x+40, इसमें x की वैल्यू पुटअप करते हैं, लेकिन इसके पूछने के चांसेस कम है कि ए बी बताओ, क्योंकि ए बी वहां पे कोई चीज ही नहीं है, ये तो हमने ट्राइंगल बनाया तो ए बी बना। वहां पे जो चीजें अवेलेबल हैं स्टोरी के अंदर वो क्या है, क्लाउड, क्लाउड का रिफ्लेक्शन, ये दो चीजें ही, ऑब्जेक्ट्स तो ये दो ही है ना वहां पे। क्लियर है, कोई डाउट। अच्छा ये भी पूछा जा सकता है पॉइंट ए से उसके रिफ्लेक्शन की दूरी, जैसे पॉइंट ए से क्लाउड की दूरी निकाली ना हमने, तो पॉइंट ए से उसके रिफ्लेक्शन की दूरी भी निकाल सकते हैं हम, निकाल सकते हैं। आप नीचे वाले ट्राइंगल में लगाओ sin 60, तो अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, अपोजिट साइड कितनी है, बोलो, 40 मीटर की है। तो 40 और ये कितना हो जाएगा, √3/2, उससे निकल जाएगी ये वाली साइड। तो बहुत सारी चीजें जो इस सवाल में पूछी जा सकती हैं, बोलो हुआ क्रैक। हाँ पूछो, कोई डाउट है क्या। अच्छा क्लियर हो गया, क्लियर सबको हो गया। चलो नेक्स्ट सवाल पे कर लेना इंपॉर्टेंट मार्क। और थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करो ना तो सवाल घूमते फिरते वैसे ही मिल जाएगा आपको, हो सकता है आपके स्कूल में ही दे देंगे और किसी न किसी यूनिट टेस्ट में या कोई स्कूल लेवल एग्जाम होते हैं वही लोग उठा के देते हैं, पर उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो बुक का सवाल है, कॉम्प्लीमेंट्री वाला किया था ना हमने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, बोलो। कि टॉप ऑफ द टावर से दो पॉइंट्स हमको लेने हैं, एक लेना है 2304 मीटर दूर और दूसरा लेना है 400 मीटर दूर बेस से, टावर के बेस से। टावर जैसे टावर है लेट से, तो टावर का बेस ये रहा, तो बेस से एक पॉइंट लेना है 2304 मीटर अवे और दूसरा पॉइंट लेना है 400 मीटर अवे। अब उसने ये नहीं कह रखा कि दोनों पॉइंट राइट साइड है या दोनों पॉइंट लेफ्ट साइड है या एक पॉइंट इधर है या एक पॉइंट इधर, कुछ नहीं कह रखा। तो ऐसे केस में हम कुछ भी ले सकते हैं, तो ऐसे केस में हमको लेना ये चाहिए कि एक को राइट एक को लेफ्ट।
तो भी आंसर आएगा। लेकिन क्या होगा, फिर जो फिगर बनेगा उसमें ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल होगा। तो ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, और दो अलग अलग ट्राइंगल दिख रहे हो, एक अलग दिख रहा है। जैसे अभी ये वाला सवाल था, तो जो क्लाउड वाला ट्राइंगल था वो बिल्कुल ऊपर था, और जो रिफ्लेक्शन वाला ट्राइंगल था वो बिल्कुल नीचे था। ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल मर्ज नहीं हो रहा था ना, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा। लेकिन मान लो ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल मर्ज होता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो अगर आप दोनों पॉइंट्स एक ही साइड ले लेंगे तो फिर ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बनेगा, और एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर ले लेंगे तो ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल नहीं बनेगा, दो अलग अलग न्यारे न्यारे ट्राइंगल बनेंगे। ओके, समझ गए? क्लियर है? ठीक है। हाँ, हाँ, अगर उसने दे रखा है कि आपको दोनों पॉइंट्स एक साइड लेने हैं, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर आपको लेने हैं। ठीक है। फिर मिहिका की तरह ऐसे नहीं सोचना कि आंसर तो उससे भी सेम आ रहा है, मैं अलग अलग ले लूं। ठीक है, जो उसने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। ओके। द बॉस इज ऑलवेज राइट, और ये हमारा बॉस है। हाँ जी, तो एक तो है 2304 मीटर दूर, और एक है 400 मीटर दूर। और ये है टावर। लेट्स से टावर भी ए बी, दिस पॉइंट लेट्स से सी, दिस पॉइंट लेट्स से डी। तो एक पॉइंट है 2304 मीटर अवे, एंड द अदर पॉइंट इज 400 मीटर अवे। तो आपको टावर की हाइट निकालनी है, यही निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट, शॉर्ट ट्रिक दी थी मैंने, याद करो। याद है किसी को? किसी ने अटेम्प्ट किया था ये सवाल? इतना इजी नहीं किया। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी दी थी। 400 का स्क्वायर रूट करो 20, 2304 का स्क्वायर रूट करो क्या, 48। इन दोनों को गुणा करो, आंसर 960 मीटर। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी। अब कैसे है वो देखो। तो इन दोनों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है पॉइंट डी से टॉप ऑफ द टावर, और हाँ, 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 वो भी कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। बस ये कि ट्रायंगल इधर होगा तो आपको सोचने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, और कुछ चेंजेस नहीं होगा। ठीक है। हाँ जी। तो अब सवाल पढ़ते हैं। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट से एंगल्स ऑफ एलिवेशन ले रहे हैं, सी से और डी से, टॉप ऑफ द टावर पे दोनों पॉइंट इतने इतने मीटर दूर हैं बेस ऑफ द टावर से, और सेम स्ट्रेट लाइन में, यानी दोनों पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन में है। सेम स्ट्रेट लाइन में ही बनाया हमने सी और डी। ठीक है। अब क्या है, ये दोनों एंगल्स कितने कितने हैं ये तो गिवन नहीं है भाई, ये वाला एंगल 30 है या ये वाला 60, ऐसा कुछ गिवन नहीं है। क्या गिवन है? ये गिवन है कि दोनों एंगल्स जितने भी हैं कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बस इतना पता है मुझे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? जिनका सम। तो हम क्या करेंगे, हमको ये तो पता है, ये तो नहीं पता कि ये एंगल कितना है और ये एंगल कितना है, पर मुझे ये पता है कि इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को थीटा ले लेंगे या एक्स ले लेंगे, तो दूसरा कितना आ जाएगा, 90 माइनस एक्स, या थीटा। लेट्स से इसको थीटा ले लिया तो ये कितना आ गया, 90 माइनस थीटा। ओके, डन। अब ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री उठा लो दोनों ट्राइंगल्स में। तो पहले ट्राइंगल है हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी। एबीसी में कौन सा एंगल है 90? बी। और थीटा किस पे है? कितना है? पता नहीं, थीटा है। और क्या है? बीसी। बीसी कितना है? 2304 मीटर। कौन सी चीज निकालने में इंटरेस्टेड है हम? ए बी, अपोजिट साइड। ए बी, ए बी तो है कनेक्टिंग लिंक दोनों में। जब भी दो ट्रायंगल बने तो जो कनेक्टिंग लिंक है वो निकालते हैं सबसे पहले, और उसको फिर दूसरे में पुट करते हैं। ऐसा ही तो किया है पूरे चैप्टर में, और क्या किया है? मतलब एक ही चीज इतनी बार रिपीट की है कि अब तो याद ही हो जानी चाहिए। ठीक है। तो 10 सी, अपोजिट साइड बताओ एंगल सी के इस ट्राइंगल में, ए बी। और एडजेसेंट साइड बताओ, बी सी। और एंगल सी कितना है? पता नहीं है, टेन थीटा लिख देते हैं। ए बी भी पता नहीं है आपको, बी सी पता है कितना है, 2304 मीटर। मीटर मत लगाओ ना। अब यहां से आप ए बी की वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल लो? ए बी की वैल्यू मत निकालो, क्योंकि ए बी की वैल्यू फाइनली आपसे पूछिए। देखो, जो चीज आपसे पूछते हैं उसकी वैल्यू यानी निकालते हैं। देखो, दो चीजें मिसिंग है, समझो चीज को। एक तो मिसिंग है थीटा, एक मिसिंग है ए बी। आपसे दोनों में से क्या पूछा है? ए बी। तो ए बी पूछा है तो आप टेन थीटा की वैल्यू निकालो, और अगर टेन थीटा या थीटा पूछा होता तो आप ए बी की वैल्यू निकालते, उल्टा करते।
तो आपको उसको एज इट इज इक्वेशन रख के छोड़ देना। ये टेन थीटा की वैल्यू ही एक तरीके से क्या, ए बी डिवाइडेड बाय 2304, इक्वेशन 1। आ जाओ नेक्स्ट ट्राइंगल में। नेक्स्ट ट्राइंगल का नाम इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें एंगल ए बी डी कितना है 90, और थीटा कहाँ है इसमें डी पे, कितना है वो 90 माइनस थीटा। और ये जो हाँ बी डी पता है मुझे, बी डी कितना है क्या 400 मीटर। और इसमें भी मैं क्या निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, वही सेम ए बी। तो बी डी और ए बी अगेन टेन थीटा से निकलेगा। सो टेन सी नहीं टेन डी लगेगा, इसमें क्या लगेगा टेन डी। डी के सामने वाली साइड क्या है ए बी, और एडजेसेंट साइड क्या है बी डी। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू नहीं पता, और बी डी की वैल्यू कितनी है 400। हाँ, ए बी की वैल्यू नहीं है, वो टेन थीटा की वैल्यू है, लिख सकते हैं, लेकिन फिर उससे थीटा की वैल्यू निकलेगी, फिर थीटा की वैल्यू से वापस ए बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, वो हम कब करते, जब हमसे थीटा पूछता, वो हमसे उसने ए बी पूछा है ना, अगर ए बी पूछता है तो टेन थीटा की वैल्यू निकाल के छोड़ो, और थीटा पूछता है तो फिर ए बी की वैल्यू निकाल के छोड़ो। ठीक है, तो टेन 90 माइनस थीटा होता है क्या है बोलो, कॉट थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशनशिप यूज करो, और कॉट थीटा को अगेन रेसिप्रोकल रिलेशनशिप यूज करके लिख दो, क्या लिख सकते हैं 1/10 थी। देखो यहां से यहां कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज हुआ है रिलेशनशिप, और यहां से यहां रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। और टेन और कॉट ऐसे दो रेशियोज हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री में भी कनेक्टेड हैं और रेसिप्रोकल में भी कनेक्टेड हैं। ओके, ए बी डिवाइडेड बाय 400। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो अभी वापस टेन थीटा की वैल्यू निकल गई यहां से, क्या 400/AB निकल गई। इसको ले लो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में भी टेन थीटा की वैल्यू है और इक्वेशन 2 में भी टेन थीटा की वैल्यू है, दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दें तो ए बी की वैल्यू आ जाती है भाई, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट होके ये वैल्यू इसके बराबर आ जाती है, तो वहां से ए बी सॉल्व हो जाएगा। अब समझ में आया, अगर मैं ए बी इधर रखता और टेन थीटा इधर रखता तो ए बी से ए बी कट जाता, और वैल्यू आती टेन थीटा की, जो कि चाहिए ही नहीं। वैल्यू चाहिए ए बी की तो ए बी को रखो आरएचएस में, और वैल्यू चाहिए टेन थीटा की, अगर सवाल में पूछा गया तो फिर टेन थीटा को रखो आरएचएस में। आंसर उससे भी आता, लेकिन पहले उससे टेन थीटा की वैल्यू आती, फिर टेन थीटा की वैल्यू से आंसर आता ए बी का, उसको इक्वेशन 1 या 2 में पुटअप करना पड़ता। समझ गए, तो ये एक्स्ट्रा वर्क करने से हम बच जाएंगे, ऐसे करेंगे तो ठीक है ना। और ये सेंस पहले ही लगा लेना है कि हमको निकालना क्या है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में टेन थीटा एलएचएस में है, तो एलएचएस एलएचएस के बराबर, तो आरएचएस आरएचएस के बराबर। इसका आरएचएस क्या है ए बी डिवाइडेड बाय 2304, और इक्वेशन 2 का आरएचएस क्या है 400 डिवाइडेड बाय ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए बी इंटू ए बी का स्क्वायर हो गया, बोलो, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 इंटू 230। अब मल्टीप्लाई मत करो, एज इट इज छोड़ दो। हाँ, किसको, किसको किससे, ए बी को ए बी से नहीं काट सकते, ए बी को ए बी से तब काट पाते जब ये ए बी ऊपर होता। इक्वेशन में न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कटता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कटता है। ठीक है, एलएचएस का न्यूमरेटर आरएचएस के न्यूमरेटर से कट सकता है, और एलएचएस का डिनोमिनेटर आरएचएस के डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो सकता है। ठीक है, यहाँ नहीं कर सकता है। हाँ जी, तो ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो वहां रूट लग जाएगा, बोलो। तो अल्टीमेटली वही कर रहे हो जो मैंने सबसे पहले कहा था कि इसका रूट कर दो, इसका रूट कर दो और गुणा कर दो, वही कर रहे हो, चेक करो, बोलो। 400 का रूट बोलो क्या होता है, इधर लिख देता हूं, क्या कर रहे हो, यही तो कर रहे हो, रूट ऑफ 400 इंटू 2304। तो 400 का रूट क्या होता है 20, और 2304 का रूट क्या होता है 48। 48 टू जा 96 मीटर, आंसर 960 मीटर इसकी ऊंचाई। क्या, अब देखो इसमें एंगल स्पेसिफिक नहीं निकलेगा, सुनो ध्यान से। ये 400 आया, ये 960 आया, फाइन। अब आप यहां पे या ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, कोई सा भी ले लो। ए बी की वैल्यू चलो इसमें रखो, ए बी की वैल्यू इसमें रखो एक बार। तो टेन थीटा कितना गया बोलना, 400 डिवाइडेड बाय 960। इसको काटो पीटो जितना काट पीट सकते हो, तो जीरो से जीरो, टेन, 4 10 जा 40, और 4 2 जा 8 24, और कट सकता है अभी तो ये 5/12।
अब टेन थीटा कभी भी 5/12 होता ही नहीं है हमारे टेबल के हिसाब से, होता है क्या बताओ? अगर ये आ जाता 1/√3 तो आप कह देते अरे सर थीटा तो 30 डिग्री है। कहते हैं कि नहीं कहते? क्योंकि टेन 30 डिग्री तो होता है 1/√3, होता है ना। अगर ये आ जाता √3/1 तो आप कह देते 60 डिग्री। अगर ये आ जाता 1/1 तो आप कह देते 45 डिग्री। लेकिन उन स्पेसिफिक के अलावा भी एंगल तो होते हैं ना दुनिया में, हमने याद नहीं किए वो तो उनमें से कोई एक एंगल है। जब हम ज्यादा पढ़ाई करेंगे तो एंगल, अब इसमें आप नजदीक जरूर जा सकते हो कि अप्रोक्सीमेट कितना एंगल होगा। कैसे जाएंगे? देखो टेन थीटा की वैल्यू जो है वो बताओ मुझे क्या है। 0 डिग्री पे कितनी है बोलो? 0। 30 डिग्री पे कितनी है? अब 1/√3 की मेरे को अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ। बताओ क्या? रेशनलाइज करूंगा तो √3 तो 3/√3 हो गया, नहीं रूट क्या हो गया, ये √3/3 हो गया। 1/√3, हाँ √3 की वैल्यू बताओ क्या बता रहे हो? 1.732। ठीक है, एक बार ऐसे ही छोड़ो। 1045 की वैल्यू 1, और 1060 की वैल्यू √3 की वैल्यू 1.732। और उसके बाद तो फिर वो इनफाइनाइट हो जाता है ना। तो इन चार वैल्यूज को आप एनालाइज करो बेटा एक बार। 0 हुआ, ये वैल्यू जो भी होगी 0 और 1 के बीच की होगी, 1 से छोटी होगी। कैसे पता चल रहा है? जब जब न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो फ्रैक्शन कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। तो ये जो भी वैल्यू है 1 से छोटी है कि नहीं है बताओ? और ये जो वैल्यू, अच्छा 1 से कितनी छोटी है इसका भी अंदाजा लगाएं तो बेटा ये 0.5 0.6 के आसपास है। सोचो खुद। देखो 1.732 का आधा कितना होता है? 1732 का आधा कितना होता है? लगभग 800 कुछ होता है। तो अगर ये 0.8 समथिंग होता तो ये 1/2 बनता नहीं बनता? भाई जो वैल्यू नीचे है उसकी आधी वैल्यू ऊपर होगा तो 1/2 बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। बट ये 0.8 से ज्यादा है, यानी इसकी वैल्यू भी 1/2 से ज्यादा है, तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.6 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? इसकी वैल्यू क्या रख देते हैं? अप्रोक्सीमेट 0.6। फिर ये 1 हो गई और फिर ये 1.732 हो गई। अब वहां पे क्या है ये बताओ, इसको काटो। 5/12, तो 5/12 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलना जरा। 0.12 4 जा 48, तो 0.4 के आसपास है। तो 0.4 के आसपास है, दैट मीन्स एंगल ये 0.4 के आसपास इसके इसके बीच की वैल्यू है। यानी एंगल आपका 0 और 30 डिग्री के बीच का कुछ 25 डिग्री मान लो या 26 डिग्री मान लो। तो ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं हम, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं पहुंच सकते। समझ आया? भाई वैल्यू क्या आ रही है? 0 और 0.6 के बीच की आ रही है। एंगल निकालने के लिए वो आपको डेटा ऐसा ही देगा कि आपको ये टेन थीटा की क्या? हाँ, तो निकलवाई थी ना, टेबल बनवाई थी ना। टेबल जो बनाई थी 1045 कैसे निकालते हैं, स्पेसिफिक वैल्यूज तो याद ही करवाई थी, मतलब निकाल के ही तो बताई थी। तो बताई थी ना। ओके, भूल गए? आए नहीं थे तो फिर वीडियो देखो। हो तो क्या चाह रहा है? हाँ जी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट पेपर ऑफ द चैप्टर। हाँ बोलो। -1/2 के बीच में? हाँ ये रहा। 1/2 के बीच में माइनस हो मतलब? माइनस करें, -1/2 में से ये माइनस आ गया ना 1/2 के बीच में, इसी की इसकी वैल्यू चाहिए ना आपको? अच्छा, कोई फर्क नहीं है। ये -1/2 लिख दें या -1/2 लिख दें, दीज आर बोथ द सेम थिंग्स, एग्जैक्ट सेम थिंग्स। कोई फर्क ही नहीं है। इवन आप नीचे भी लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं है, तीनों सेम है। एक माइनस चाहिए बस, उसको दो मत दे देना। अगर दो दे दिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है, फिर तो फर्क आ जाएगा। पर जनरल असली सही तरीका क्या है लिखने का? अगर फाइनल आंसर है तो बीच में, और बीच में भी सॉल्यूशन चल रहा है तो ऊपर। क्योंकि जब सॉल्यूशन चल रहा है तो आपको आगे प्रोसेस करना पड़ेगा ना, तो आप बीच में माइनस लगाओगे तो प्रोसेस कहाँ करोगे उसको, ऊपर या नीचे? तो प्रोसेस कर रहे हो तब तो ऊपर लगाओ। और इसमें फाइनल आंसर आ गया भाई, हाँ साहब -1/2 आंसर है, तो आप फाइनल आंसर में अच्छा ही होता है कि बीच में लगाएं। ठीक है, क्लियर है? ओके। हाँ जी। मिहिका
स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ी है मेहिका। बनाते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। खड़ी होके देखी थी क्या मेहिका? मतलब क्वेश्चन करके देखी थी क्या घर पे? अब अगले बार से इसका किसी भी सवाल में नाम नहीं आएगा। नेक्स्ट, मिहिका खड़ी है यहाँ पे कहीं ना कहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसने एक पक्षी को स्पॉट किया, वो आया था ना कल परसों। फाइंड्स ए बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हर। जब उसने उसको स्पॉट किया तो मिहिका और पक्षी के बीच की दूरी कितनी थी, डायगोनल दूरी कितनी थी, 100 मीटर। अब इसमें ये नहीं, अब इसमें मिहिका की हाइट दे रखी है क्या बताओ? इस सवाल में मिहिका की हाइट दे रखी है क्या? अगर मिहिका की हाइट देंगे तो मिहिका जब स्पॉट करेगी तो यहां से करेगी, अगर हाइट दे रखी है तो। मतलब हम मानेंगे उसकी आंखें वही हैं जहां होनी चाहिए। लेकिन अगर हाइट नहीं दे रखी है तो मिहिका चाहे से यूं खड़ी है लेकिन स्पॉट यहां से करेगी पैरों से। हाईवे हो गया हमारा, है ना? जब आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया होगा तब यहाँ पे कोई आता ही नहीं होगा, और सब यहीं से आते हैं, पूरा निवाई यहीं से जा रहा है इस टाइम तो। तो ऐसा मतलब कुछ लगा दिया आपके कदम थोड़े से भारी है। सब टूट गया, केवल यही रोड बचा है, सब पूरी निवाई यहीं से जा रही है। हाईवे बना दिया इसको, चलो ठीक है। हाँ तो आ जाओ। तो लेट से बर्ड बी हेयर, बर्ड को यहाँ मान लेता हूँ मैं, यहाँ पे बी फॉर बर्ड, एम फॉर मिहिका। तो मिहिका से बर्ड कितना दूर, कि 100 मीटर दूर। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। इतना समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तन्नु, अब तन्नु नाम की लड़की, फ्रेंड ऑफ मिहिका, स्टैंडिंग ऑन द रूफ। अब ये जो है जमीन पे नहीं खड़ी हुई है, ये कहाँ खड़ी हुई है, रूफ पे खड़ी हुई है, छत पे खड़ी हुई है। तो छत होगी तो वहां पे कोई बिल्डिंग भी होगी। तो जो बिल्डिंग है वो कितनी ऊंची है, 20 मीटर। यानी कि मिहिका से तन्नु की पोजीशन 20 मीटर ऊपर हो गई, क्योंकि मिहिका उस पे जमीन पर है और वो बिल्डिंग की छत पर है, जो कि बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर। तो 20 मीटर का डिफरेंस हो गया दोनों की हाइट में। आगे बढ़ते हैं, वो क्या करती है, फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड, वो भी उसी पक्षी को स्पॉट कर रही है। दोनों एक ही पक्षी को देख रहे हैं, पता नहीं क्या मिला उसमें। और वो किस एंगल पे देख रही है, ऑब्वियस बात है वो ऊंची है, तो उसको जो है एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट के करीब एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है, समझे? देखो पक्षी है, अब आप यहां से देखोगे और थोड़ी ऊंचाई से देखोगे तो आप कहीं ना कहीं पक्षी के नजदीक गए ना ऊंचाई पे जाने के बाद। तो जितना हम ऑब्जेक्ट के नजदीक जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगा। तो कितना है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, 45 डिग्री। अब मिहिका और तन्नु की पोजीशन समझनी पड़ेगी। मिहिका एंड तन्नु आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द बर्ड, बर्ड के अपोजिट साइड है, यानी बर्ड का के एक साइड एक लड़की है और दूसरी साइड दूसरी लड़की, दोनों एक साइड में नहीं है, दोनों एक साइड में नहीं है। तो लेट से ये बर्ड है, तो बर्ड की सीध में अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दूं, तो इस लाइन के एक बाजू मिहिका है तो इस लाइन की दूसरी बाजू दूसरी होगी। ओके ना, अपोजिट साइड इसी को बोलते हैं। और जमीन पे नहीं होगी, कहां होगी, रूफ पे होगी। तो लेट से ये रूफ मान लेते हैं अपन, ये बिल्डिंग मान लेते हैं। कितनी ऊंची बिल्डिंग थी, 20 मीटर। ये 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग हो गई। और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ जो बन रहा है, वो बन रहा है 45 डिग्री। अब यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है तो एक लाइन और खींचनी पड़ेगी इमेजिनरी, परपेंडिकुलर पैरेलल टू द ग्राउंड। और ये वाला एंगल कितना माना जाएगा, बोलना, 45 डिग्री। ओके, ठीक है, कोई डाउट? ये है यहाँ पे टी फोर तन्नु। और अब बाकी पॉइंट्स मार्क कर दो। बी, तो इसको ले लो ए, इसको ले लो सी, इसको ले लो डी। ये 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री बनता है, ठीक है। अब चाहिए क्या उसको, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम तन्नु। अच्छा, एक की दूरी तो गिवन है कि 100 मीटर दूर है, उनमें से एक फ्रेंड की दूरी तो गिवन है बर्ड से, और दूसरे फ्रेंड की मिसिंग है बी से लेके टी। तो ये बी से लेके टी की दूरी आपको पता करनी है, तन्नु की दूरी पता करनी है बर्ड से। ओके, मिहिका की दूरी पता है 100 मीटर है। कैसे करेंगे, पहले साइन लगा के अपोजिट निकलेगा क्या, अच्छा हाइपोटेन्यूज गिवन है, ओके। तो अपोजिट तो पूरा हो जाएगा बी से लेके ए, उसमें से ये 20, अच्छा ये 20 है तो ये भी तो 20 है, यस। अगर ये 20 है तो ए से लेके डी भी कितना है, 20 ही होगा। तो माइनस कर देंगे तो ऊपर का बी डी आ जाएगा। और एक बार जो ऊपर का बी डी आ गया
तो ऊपर वाले ट्रायंगल में एक साइड पता चल गई, तो एक साइड पता चल गई तो वहां से जो भी चाहे वो निकाल लो। समझ आया? करेक्ट लॉजिक? करेक्ट लॉजिक बोलो। देखो बी एम इज गिवन एज व्हाट, 100 मीटर। ट्राइंगल लो पहले, ट्राइंगल कौन सा है ये? अच्छा बंद नहीं हुआ क्या? मेरा स्क्रीन ही बंद हुई थी केवल। हेयर एंड ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है ना, बी ए एम, एंगल बी ए एम इज गिवन एज 90 डिग्री, एंगल बी एम ए इज गिवन एज 30 डिग्री, और एम बी इज गिवन एज 100 मीटर। निकालना क्या है आपको? सामने वाली अपोजिट साइड, ए से लेके बी, ए बी, क्वेश्चन मार्क। तो अपोजिट साइड और ये हाइपोटेन्यूज का रिलेशन कौन से वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होगा? साइन में। तो क्या लगा दें हम? साइन एम, एम पे बन रहा है थीटा, तो साइन एम विल बी इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है? ए बी, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? एम बी। और एम, एंगल एम कितना है? 30 डिग्री, इक्वल टू ए बी कितना है पता करना है, एम बी कितना है? एम बी कितना है? 100 मीटर। साइन 30 कितना होता है? 1/2 इक्वल टू ए बी बाय 100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल टू 100, तो ए बी की वैल्यू 100 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी, 50 मीटर आ जाएगी। बोलो। तो ये टोटल डिस्टेंस 50 मीटर हो गई, तो 20 मीटर तो नीचे है। टोटल यहां से लेके यहां तक 50 है, ए से लेके बी, उसमें से 20 तो नीचे रह गई, तो ऊपर वाली कितनी बची बोलो? 30 बच गई, यहां से लेके यहां तक। बोलो क्लियर है? तो अब ऊपर वाले ट्रायंगल की एक साइड पता चल गई हमें, तो बी से लेके डी निकालना है, तो उसके लिए ए बी में से नीचे ए डी माइनस करना पड़ेगा, यानी 50 में से नीचे 20 माइनस करना पड़ेगा, यानी 30 मीटर आ जाएगा। अब दूसरे वाले ट्राइंगल में आ जाओ। इन ट्राइंगल, अगले ट्राइंगल का नाम बताना क्या है? बीडीटी। इसमें एंगल बीडीटी कितना है? 90 डिग्रीज। ओके। एंड एंगल बीटीडी ये कितना है? 45 डिग्रीज। अच्छा 45 डिग्रीज में कौन कौन सी साइड इक्वल होती थी? एडजेसेंट और अपोजिट। लेकिन इसने हाइपोटेन्यूज पूछी है, तो पता है कितनी आएगी? 30√2। ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एडजेसेंट और अपोजिट इक्वल हैं, तो हाइपोटेन्यूज कितनी आएगी? उसी का √2 टाइम्स कर लो, ये दोनों तो इक्वल हैं 30-30, इसी का √2 टाइम्स कर, चलो निकाल लो। तो ये बी डी हमने पीछे से निकाल ली, कितनी क्या? पाइथागोरस में दो साइड सी है ना, तीसरी दो एक ही। क्या 20 है? टी से लेके डी 30 है, ये कहाँ गिवन है? अच्छा, तो फिर आप डबल मेहनत कर रहे हो ना। देखो आप क्या कर रहे हो, 45 डिग्री का इस्तेमाल करके पहले इसको निकाल रहे हो, फिर इन दोनों का इस्तेमाल करके तीसरी निकाल रहे हो। तो 45 डिग्री का इस्तेमाल करके डायरेक्ट ही उसको निकाल लो ना भाई। एक बार ट्रिग्नोमेट्री, एक बार पाइथागोरस लगा रहे हो, तो एक ही बार ट्रिग्नोमेट्री से सीधे ही उसको निकालो ना। ओके। बीटी इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी फाउंड आउट। तो इसमें क्या लगेगा? अपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज, अगेन साइन लग जाएगा, साइन टी, टी के सामने वाली साइड बी डी, हाइपोटेन्यूज बी टी, और एंगल टी इज गिवन एज 45 डिग्रीज, बी डी इज गिवन एज 30, एंड बी टी पता करना है। साइन 45 कितना होता है? 1/√2, 30 बी टी, बी टी बन जा, बी टी 30 × √2, 30√2 अभी बोला था ना मैंने, √2 टाइम्स आएगी। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एडजेसेंट और अपोजिट बराबर हो, 45 डिग्री वाला केस हो, तो उसकी हाइपोटेन्यूज क्या आएगी? वो जो बराबर है ना, उसका √2 गुना आएगी। पता है क्यों? क्योंकि हमने क्या सीखा था? हाँ भाई, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला आता है किसी को? स्क्वायर का डायगोनल कैसे निकालते हैं? स्क्वायर का डायगोनल सिखाया लास्ट ईयर 9th क्लास में, सिखाया होगा किसी ने, किसी ने आपको तो सिखाया था क्या? स्क्वायर है तो दोनों के चारों इक्वल है। पाइथागोरस से निकालना है वो नहीं पूछ रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या कोई? a√2, और क्यूब का डायगोनल a√3, याद है? तो a√2 होता है। अब अगर देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, इसको अगर मैं एक स्क्वायर का रूप दे दूं तो ये डायगोनली तो है, तो a√2 से निकालेंगे तो 30√2 ही तो निकलेगा।
भाई अगर इसको एक स्क्वायर का रूप देते हैं तो वो हाइपोटेन्यूज, जो ट्राइंगल में कल तक हाइपोटेन्यूज थी, अभी स्क्वायर में वो डायगोनल बन के बैठी है। और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर की साइड को √2 से गुणा करो। तो 30 है स्क्वायर की साइड, 30 30, चारों 30 है, 30 √2 आंसर। वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो जो नॉर्मल प्रोसीजर है उससे तो कर ही लोगे। सो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे चैप्टर एनालिसिस ओवर, टेस्ट पेपर एनालिसिस ओवर। ओके, कोई डाउट किसी को? और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन किसी के पास हो तो ला सकते हो आप। लाओ, लिखाओ, बोलो बोलो बोलो। हाँ बताओ ना, ऐसे ही तो है। OTT कौन सा? हॉटस्टार, डिज्नी या और कोई? ऐप? हाँ, SS। क्या बनाना है? ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। ऐसे सवाल के लिए मैथ्स की क्लास नहीं होती, और होती है तो थोड़ा सा उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स, मतलब जब हमको पढ़ाई करने का मन ना हो उस दिन ऐसे सवाल उठाएंगे। ये कहाँ से पूछ के आया ऐसा सवाल? मैथ्स के उसमें? क्या आएगा? वो कौन से नंबर पे आता है आप बताओ? आप बताओ ना, 15 नंबर पे आता है। T किस पे आता है? 20 पे? आया, 1 सेकेंड आया। F किस पे आता है? छठे पे। और S किस पे आएगा? 19 पे। अब क्या लॉजिक है? अब कुछ लॉजिक है क्या? देखो इधर देखो, 15 में से 5 माइनस किए, 5 प्लस किया है। नहीं, ये तो कोई लॉजिक नहीं लगा। आ, 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 19 और 20 का डिफरेंस 1 का है। कोई लॉजिक नहीं है, मन से ऐसे बना के दे दिया किसी ने, विदाउट लॉजिक सवाल। हाँ, चलो जाओ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग बाय। अब कल की क्लास में पर्टिकुलर